दोस्तों आज की जो स्टोरी हम लोग देखने वाले हैं उससे पहले ये वीडियो देखिए जो कि उस किलर की है जिसने वहां पर मौजूद लोगों की जान ली। Alright, so I'm making this video because, or if anybody finds this, I really don't know what I'm trying to say. I'm breathtaking at what I've done, and I apologize. I know I'm gonna pay for my consequences. You know, I wish that I could have not done this, but I just lost my mind. I snapped, and I did what I did, and I gotta pay for it now. My consequences. I'm like all shaky and stuff, but like, to anybody that finds this, tell my parents that like I love them, and I'm very sorry for doing this. And there's nothing really else to say. To everybody that is probably gonna hate me for this, I'm sorry, and I had to do it. My mind just snapped. I couldn't control it anymore. That's it. Fuck you to the big world. Fuck everybody in the world. I can't stand this place. आखिरकार ये बंदा कौन है और ये किसे ये सब बातें बता रहा है कि इसने इतनी बड़ी गलती कर दी जिसके चलते इसे खुद नहीं पता कि आगे इसका क्या होगा। सब जानेंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं हूं नवीन और आप लोग देख रहे हैं ऑफबीट पॉडकास्ट का एक और नया एपिसोड। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी ही काफी सारी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली हैं। इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दरअसल अभी जिस लड़के का आपने वीडियो देखा इसका नाम है रिचर्ड मैक्रोस्की, जो कि अभी सिर्फ और सिर्फ 20 साल का था और अभी अपने स्कूल जा रहा था और साथ ही साथ एक काफी ज्यादा अच्छा रैपर भी था। इसने अभी तक अपनी जिंदगी में काफी सारे गानों को गाया था और काफी लोगों ने उसे सुना भी। जहां बात अगर इसके गानों के बारे में की जाए या फिर रैप के बारे में की जाए तो वो इतने नॉर्मल नहीं थे जैसे कि आमतौर पर हम गाने सुनते हैं, जबकि इसके जो गाने थे वो थे डेविल से रिलेटेड, डार्क साइड से और ब्लैक मैजिक से रिलेटेड। इसने अपने कमरे में काफी सारी ऐसी चीजों को लगा रखा था जिससे ये अपने आप को मॉन्स्टर दिखाने की कोशिश करे और दिखाने की कोशिश करे कि ये कोई आम इंसान नहीं जबकि एक राक्षस है। इसी तरह ये तो अपनी जिंदगी बिता ही रहा था। इसी के साथ ये अक्सर जब ऑनलाइन अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को यूज किया करता था तो वहीं पर इसकी मुलाकात 16 साल की एमा कैली से होती है। एमा ने जब इसे देखा तो वो इससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हुई। इसकी जो बात करने के तरीके थे और इसका जो अलग अलग तरह के इसने अपने फोटोज डाल रखे थे, तो एमा ने भी पहली नज़र में यही सोचा कि ये आदमी बिल्कुल चिल करने वाला है और ये दुनिया से टेंशन फ्री है। एमा और रिचर्ड आपस में बात करने लगते हैं और इसी तरह बातें बढ़ते बढ़ते वो लोग कुछ ज़्यादा ही करीब आने लगे। और एक दिन एमा ने कहा कि मैं तुम्हारा रूम देखना चाहती हूँ और तुम्हारा लाइफस्टाइल, जिस तरह के माहौल में तुम रहते हो, क्या तुम प्लीज़ अपना रूम मुझे दिखाओगे। तो उस टाइम तो रिचर्ड ने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया कि मेरा रूम अभी बिल्कुल भी साफ नहीं है और मैं अभी ये नहीं दिखा सकता, लेकिन अगर तुम कहती ही हो तो मैं इसे साफ करके जरूर दिखाऊंगा। और उस टाइम एमा के लिए उसने स्पेशल तौर पर एक वीडियो बनाकर उसे भेजा, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। Alright, so you wanted a video, and you made me videos, and he said please, so I'll make you this video, even though I'm not gonna like do anything, cause my room's kind of dirty, and yeah, I don't want to show you my dirty room. But this video is for Emma, cause you just told me to say your name, so I don't know. I'll make you another video once clean, I promise. Unless you just want to like see my wall, cause that's not dirty, but behind me is dirty, so that's not good. ये वीडियो देखने के बाद एमा ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं वेट करूंगी और प्लीज जल्द से जल्द अपनी जिस तरह की भी तुम सफाई करना चाहते हो उसके बाद प्लीज मेरे पास एक वीडियो बनाकर जरूर डालना, ताकि मैं देख सकूं कि जिसकी मैं इतनी बड़ी फैन हो रही हूं आखिरकार वो किस तरह से अपने घर में रहता है और उसका रूम कैसा है। अगले ही दिन रिचर्ड ने फिर से अपना सारा का सारा रूम साफ करके एमा के पास एक वीडियो भेजा और ये था वो वीडियो। Alright, this video is for you, Emma. The ragdoll, amazing ragdoll, and I really don't know what to do for you on video, so I guess I'll like show you my room a little bit if that's what you want to see. First off, we got my door.
Then we got my addiction for energy drinks. And then we got my small underground CD collection going on right here. And then we got my wall of awesomeness that I call it. Lots of posters and flyers and a Hatchet Man charm and random stuff. A hatchet. Oh no, the battery's dying. No. ये सब चीजें देखकर एमा काफी ज्यादा खुश हुई और उसने कहा कि यार तुम्हारी जिंदगी कितनी ज्यादा चिल है। तुम देखो तो जरा तुम्हारे जो दीवारें हैं उनके ऊपर कितने खतरनाक तरीके के पोस्टर चिपके हुए हैं, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं। वो इससे इतनी ज्यादा इम्प्रेस होती जा रही थी कि उसने अपने बालों का रंग भी चेंज करवा दिया और वो बिल्कुल पिंक रखने लगी। दूसरी तरफ उसने अपनी आंखों पर भी काफी ज्यादा गहरा काजल लगाना शुरू किया और ये सब हरकतें जब एमा के माता पिता डेब्रा सुई और रेजवर मार्क देखते हैं तो उन्हें भी काफी ज्यादा अजीब लगा और उन्होंने अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की कि बेटा ये रहने का तरीका नहीं, अपने आप को थोड़ा संवार कर रखा करो, आखिरकार तुमने अपनी हालत किस तरह की बना रखी है। वैसे बात अगर एमा के माता पिता के बारे में की जाए तो उनका डिवोर्स हो चुका था और उनके पिता उनके साथ नहीं रहते थे, जबकि उनके ही घर से थोड़ा दूर रहते थे। लेकिन वो कपल अभी भी अपने बच्ची का उतना ही ध्यान रखता था, चाहे वो दोनों अलग क्यों न हो गए हों। उन्होंने एमा को काफी बार समझाया कि बेटा ये रहने का कोई तरीका नहीं होता, तुम अपने आप को थोड़ा संवार कर रखा करो। लेकिन अपनी बेटी की जिद के सामने उन लोगों की बिल्कुल भी नहीं चली और आखिरकार उन लोगों ने भी सिर्फ इसी बात का डिसीजन लिया कि जैसी हमारी बेटी खुश है उसी में हम खुश हैं। कोई बात नहीं, अगर ये इस तरह से रहना चाहती है तो कोई बात नहीं, बच्ची है, इसका भी शौक दूर हो जाएगा। क्योंकि एमा अभी सिर्फ 16 साल की थी, क्योंकि एमा सिर्फ और सिर्फ अभी 16 साल की ही तो हुई है। कोई बात नहीं, जब ये थोड़ी और बड़ी होगी तो इसे अपना रहने का सलीका भी आ जाएगा। लेकिन एमा लगातार रिचर्ड के प्यार में पड़ती ही जा रही थी और उससे और ज्यादा तरीके पूछने की कोशिश करती थी कि तुम अपना टाइम किस तरह बिताते हो और इतने जो तुम खतरनाक दिखाई देते हो इसका राज क्या है। इसी तरह वो लगातार अपना टाइम बिताते जा रहे थे और इसी तरह ऑनलाइन बात करते करते एमा की मुलाकात मेलानी वेल्स से होती है। ये भी एक 18 साल की लड़की थी जो कि डेविल की तरह दिखना पसंद करती थी और ज़ोंबी की तरह अपने आप को बना कर रखती थी। जब एमा की उससे मुलाकात होती है और इसी तरह वो आपस में ऑनलाइन बातें करने लगते हैं तो उनकी दोस्ती भी काफी ज्यादा गहरी होने लगी। और इसी तरह एक दिन रिचर्ड ने एमा से कहा कि इस तरह एक फंक्शन होने वाला है, एक दरअसल पार्टी है जो कि साउथ गेट मिशिगन में होने वाली है। वहां पर पूरी तरह से बिल्कुल ज़ोंबी जैसे लोग बनकर आने वाले हैं और वहां का जो माहौल होगा वो सच में ही काफी ज्यादा डरावना होगा। अगर तुम चाहो तो मुझे ज्वाइन कर सकती हो। इस बात को सुनते ही उसकी दोस्त मेलानी वेक्स ने कहा कि हाँ मैं तो जरूर जाने वाली हूँ, अब तुम सोच लो कि तुम जाना चाहती हो या नहीं। तो एमा ने भी कहा कि हाँ यार मैं भी जाना चाहूंगी, ये कोई पूछने वाली बात नहीं, अगर तुम लोग जा रहे हो तो इस मौके से मैं कैसे चूक सकती हूँ, मैं भी जाऊंगी। और ये प्लान जैसे ही एमा ने अपने घर वालों को बताया तो उसके घर वालों ने मना कर दिया और उन लोगों ने कहा कि जिस लड़के से तुम कभी मिली नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन बात होती है, उसके साथ तुम आखिरकार किसी फंक्शन में कैसे जा सकती हो। हम लोग इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं और हम नहीं चाहते कि तुम वहां पर जाओ। लेकिन एमा ने काफी ज्यादा जोर दिया इस बात पर कि मैं वहां पर जाना चाहती हूँ और प्लीज आप लोग मुझे जाने दीजिए। तो उसके दोनों माता पिता ने कहा कि चलो तुम ठीक है जाना चाहती हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग तुम्हारे साथ जाएंगे। एमा ने कहा कि कोई बात नहीं, आप लोग मेरे साथ चलिए, लेकिन प्लीज मुझे जाने दीजिए। जिसके बाद उसने रिचर्ड से कहा कि हाँ हमारे घर वाले भी इस बात के लिए मान गए हैं और हम लोग वहां पर जा सकते हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स जो हैं वो हमारे साथ आने वाले हैं। और रिचर्ड ने भी कहा कि चलो कोई बात नहीं, अगर वो भी आना चाहते हैं तो हम लोग साथ ही चलेंगे। तो रिचर्ड ने बताया कि ये जो पार्टी होने वाली है वो मेरे घर से थोड़ा दूर पड़ेगी और बात अगर तुम्हारे घर के बारे में की जाए तो तुम्हारा घर बीच में आने वाला है, तो क्या मैं तुम्हारे पास ही आ जाऊं। तो एमा ने भी कहा कि कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर आ जाओ और उसके बाद हम लोग साथ ही चलेंगे। और इसी तरह रिचर्ड उनके घर पर आ गया और अगले ही दिन वो लोग उस पार्टी के लिए निकल पड़ते हैं। रिचर्ड और एमा जब पहली बार एक दूसरे के साथ पास रहकर टाइम बिताते हैं तो वो और ज्यादा नजदीक आ गए। लेकिन जिस तरह की हरकतें रिचर्ड की थी ये सभी बातें एमा के माता पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि आखिरकार ये लड़का किस तरह से तो रहता है और आखिरकार इसके इतने अजीबोगरीब शौक क्यों हैं। वो लोग वहां पर जाते हैं और उस पार्टी को एंजॉय करते हैं। जब वो लोग वहां पर जाकर पार्टी अटेंड कर लेते हैं और पार्टी खत्म हो गई, उसके बाद जब वो अपने
घर वापस आ रहे थे तो एमा के पिता ने रिचर्ड को समझाने की कोशिश की कि बेटा, हमारी बेटी इस तरह की नहीं है जिस तरह की तुम्हारे साथ रहकर बनती जा रही है, तो प्लीज तुम इससे थोड़ी दूरी बनाकर रखो। हम लोगों को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि जब से ये लड़की तुमसे मिली है उसके बाद ये इतनी ज्यादा बदलती जा रही है और पता नहीं कैसी कैसी हरकतें करने लगी है। तो प्लीज हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इससे थोड़ा दूर रहो और इससे बात करने की कोई जरूरत नहीं। ये बात सुनकर रिचर्ड ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर आप लोग यही चाहते हैं तो ऐसा ही ठीक है। और कुछ ही देर बाद वो लोग घर पर आ पहुंचते हैं। जब तक वो लोग घर पर आ पाते रात हो चुकी थी। और उसके बाद एमा के पिता ने कहा कि बेटा, आज तुम यहीं पर रुक जाओ और कल सुबह अपने घर के लिए निकल जाना। तो रिचर्ड ने कहा कि इस बात में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं और कल सुबह मैं चला जाऊंगा। उन्हें आए हुए लगभग एक दिन बीत चुका था, लेकिन मेलानी की माँ ने जब मेलानी के पास कॉल किया तो उसने किसी भी तरह से कॉल रिसीव नहीं किया और ना ही बाद में उसका जवाब दिया। तो उसकी माँ ने थोड़ी देर बाद फिर से ट्राई किया, लेकिन इसका भी जवाब नहीं आया। तो वो काफी ज्यादा चिंता करने लगी और उन्होंने अपने पति को अपनी बेटी को संभालने के लिए भेजा। जैसे ही उसका पति अपनी बच्ची को वहां पर देखने के लिए जाता है तो उसकी माँ को पता चलता है कि जब से इसका पति वहां पर अपनी बेटी को देखने के लिए गया है उसने भी फोन उठाना बंद कर दिया। तो उन्होंने तुरंत पुलिस के पास कॉल किया और उन्हें बताया कि सर, हमारी बेटी इस तरह कुछ लोगों के साथ घूमने के लिए गई थी, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आई। उसके जो फ्रेंड्स थे जो उसके साथ जाने वाले थे उनका पता ये है, उनका नाम ये है और उनका नंबर ये है। ना तो वो लोग खुद फोन उठा रहे हैं और ना ही हमारी बेटी। इस तरह लगभग 3 दिन बीत चुके हैं। मैंने अपने पति को भी वहां पर भेजा जहां पर मेरी बच्ची थी, लेकिन ना तो मेरी बच्ची वापस आई और ना ही मेरा पति। तो प्लीज क्या आप लोग जाकर वहां पर थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्योंकि अभी तक उन्हें यहाँ पर आ जाना चाहिए था। तो पुलिस वालों ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं। पुलिस जैसे ही एमा के घर पर पहुंचती है तो उन्होंने वहां पर जाते ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बदबू को महसूस किया। पुलिस के अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये बदबू किस चीज की है। तो उन लोगों ने अपने मुंह पर अपना ही रुमाल रखा और एमा के घर पर जाकर नॉक किया। उन्होंने काफी देर तक नॉक किया, लेकिन दरवाजा खोलने के लिए कोई भी नहीं आया। तो पुलिस का ध्यान इसी बात पर गया कि काफी देर से यहाँ पर बदबू भी आ रही है और कोई दरवाजा खोलने के लिए भी नहीं आया। हो न हो अंदर किसी न किसी तरह की गड़बड़ चल रही है और हमें जल्द से जल्द यहाँ पर जाकर चेक करना होगा। और जैसे ही पुलिस अंदर जाती है तो उन्हें वहां पर काफी सारी लाशें मिलती हैं। पुलिस ने जब थोड़ी देर तक इन्वेस्टिगेशन की तो उन्होंने पाया कि यहाँ पर एमा की जो फ्रेंड मेलानी थी, उसके पिता थे, या फिर बात अगर एमा के माता पिता के बारे में की जाए तो यहाँ पर सारे के सारे मृत पड़े हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ एक बंदा गायब था और वो था रिचर्ड मैक्रोस्की। पुलिस ने जल्द से जल्द इस लड़के की खोज शुरू की और उन लोगों ने उसे एक एयरपोर्ट से अरेस्ट किया। पुलिस ने जल्द से जल्द उसे अपने साथ पकड़ा और ले जाकर उससे पूछताछ करनी शुरू की कि आखिरकार तुमने ये सब क्यों किया और इसके पीछे तुम्हारा रीजन क्या था। तो उसने सारी की सारी बातें बताई कि हम लोग इस तरह वहां पर गए थे और वापस आते समय इसके पिता ने इस तरह मना कर दिया कि तुम इससे कभी भी मत मिलना। वैसे मैं उससे काफी ज्यादा प्यार करता था और वो भी मुझसे काफी ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन अड़चन के तौर पर उसके पिता बीच में आ रहे थे। मैं उनके घर पर जैसे ही गया और उन्होंने कहा कि रात रात तुम यहीं पर रुक जाओ, अगले दिन यहाँ से चले जाना, तो मैंने उसी रात उनके जो स्टोर रूम था उससे एक कुल्हाड़ी निकालकर पूरे के पूरे परिवार को साफ कर दिया। और मुझे साथ ही साफ करना पड़ा मेलानी को, क्योंकि वो ये सब देख रही थी। मैंने वहां पर काफी टाइम बिताया, वहीं पर मैं खाया पिया करता था और वहीं पर मैंने वो सारी की सारी लाशें एक कोने में इकट्ठा कर रखी थी। एक दिन मेलानी के पिता इस तरह वहां पर घर पर उसे शायद देखने के लिए आए थे, तो मैंने उन्हें अंदर लिया और उसके बाद जब उन्होंने ये सब लाशों का ढेर देखा तो मैंने उन्हें भी निपटा दिया। लेकिन धीरे धीरे वहां पर बदबू लगातार बढ़ती जा रही थी, तो मैं वहां के सारे जो भी खिड़की दरवाजे थे वो बंद करके उस घर को लॉक करके वहां से निकल गया। पुलिस को जैसे ही ये सब बातें पता चली तो उसे जल्द से जल्द कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दोस्तों ये घटना वेस्ट साउथ इंग्लैंड की है,
जहां पर एली गोल्ड अपने माता पिता कैरोल और मैट गोल्ड के साथ रहा करती थी। उन लोगों ने बचपन से ही अपनी बच्ची की काफी अच्छी देखभाल की ताकि वो आगे चलकर अपना अच्छा फ्यूचर क्रिएट कर सके। वो लोग उसे उस हर फील्ड में भेजते हैं जहां पर एली जाना चाहती थी। एली का सपना था कि वो बड़ी होकर पुलिस में जाए और वो हॉर्स पुलिस का एक हिस्सा बने, जिसके चलते वो बचपन से ही घुड़सवारी करने लगी थी और वो अभी इस चीज को सीख ही रही थी। At a time to join the police force, the mounted police, again because of her love of horses. धीरे धीरे कर वो और बड़ी होती है और इसी तरह चलते चलते वो अपनी 10th 12th कंप्लीट करके कॉलेज जा पहुंचती है। अब तक वो 17 साल की हो चुकी थी और ये टाइम था 2019 का, जब वो अपने ही साथ पढ़ने वाले एक लड़के थॉमस ग्रिफ्थ को डेटिंग के लिए प्रपोज करती है। पहले तो थॉमस ने इस बात से इनकार कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता, और एली ने भी उससे पूछा कि क्या तुम किसी और से प्यार करते हो। तो थॉमस ने कहा कि मैं किसी से प्यार नहीं करता, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी में पढ़ना चाहता हूँ। दूसरी तरफ थॉमस को अगर देखा जाए तो वो अपने कॉलेज का टॉपर स्टूडेंट था और वो ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना पढ़ाई पर ही बिताया करता था। इस बात का पता चलने के बाद भी एली उसके पास ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताने लगी और एक टाइम ऐसा भी आया जब थॉमस ने भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। ये दोनों ही लोग अब एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताने लगे, लेकिन दूसरी तरफ थॉमस अपने पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दे रहा था। और जिस टाइम एली उसके साथ बाहर घूमने के लिए जाने के लिए बोलती तो थॉमस कहता कि हम लोग बाहर जाकर क्या करेंगे, क्यों न हम लोग लाइब्रेरी चले, वहां पर थोड़ी पढ़ाई भी हो जाएगी और जिस भी तरह के तुम्हें कोई डाउट होंगे तो वो मैं तुम्हें बता दूंगा, और काफी सारा सिलेबस अभी भी मेरा पेंडिंग है। एली कुछ दिनों तक तो थॉमस के साथ इसी तरह लाइब्रेरी में जाती है, लेकिन उसके बाद वहां पर उसे घुटन महसूस होने लगी। एली ने कहा कि अगर तुम पढ़ना ही चाहते हो तो तुम यहाँ पर आराम से पढ़ो, मैं बाहर जा रही हूँ। और धीरे धीरे कर एली को भी समझ आने लगा था कि अगर थॉमस को देखा जाए ये पूरे तरीके से किताबी कीड़ा है और इसे इस बात से कोई भी मतलब नहीं कि इसकी एक खूबसूरत सी गर्लफ्रेंड है और इसके साथ इसे रोमांटिक टाइम भी बिताना चाहिए। थॉमस का इस तरह पूरा का पूरा दिन किताबों को पढ़ना एली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि यार उसे कम से कम मुझ पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और अगर वो मुझ पर ध्यान नहीं देता है तो इस रिश्ते का क्या मतलब हुआ। लेकिन अगला दिन जैसे ही हुआ तो थॉमस फिर से एली के पास आया और उसने कहा कि चलो चलते हैं लाइब्रेरी। एली ने अब की बार बिल्कुल साफ इनकार कर दिया और उसने थॉमस से ये बात भी कही कि मैं अब तुम्हारे साथ रिलेशन नहीं रखना चाहती। थॉमस ने एली से पूछा कि अब ऐसी क्या प्रॉब्लम आ चुकी है कि अब तुम मुझसे रिलेशन तोड़ना चाहती हो। तो एली ने कहा कि तुम्हारा इस तरह का ये बिहेवियर कि हम लोग हर रोज लाइब्रेरी में जाकर बैठ जाते हैं, ये बिहेवियर मुझे तुम्हारा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो थॉमस ने कहा कि कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा बाहर भी टाइम स्पेंड करेंगे, अगर तुम्हें लाइब्रेरी पसंद नहीं तो हम लोग बाहर पार्क में चलकर पढ़ते हैं। इस बात को सुनकर एली काफी ज्यादा गुस्से में आ गई और उसने कहा कि तुम पूरा का पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ किताबों में घुसे रहते हो और ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, और अगर मुझे देखा जाए तो तुम्हारा मुझ पर तो ध्यान ही नहीं, और अब हम लोग रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। ये बात बोलकर वो अपने घर चली गई। इससे पहले भी जब एली ने थॉमस को अपने घर वालों से मिलवाया था तो वो काफी ज्यादा खुश हुए थे कि ये काफी अच्छी बात है कि आखिरकार तुम्हें कोई लड़का पसंद आया, और अब अगर देखा जाए तो तुम लोग रिलेशनशिप में आ रहे हो। लेकिन धीरे धीरे कर उसके घर वालों को भी थॉमस का ये बर्ताव पसंद नहीं आ रहा था और उसके पिता इस बात को लेकर काफी ज्यादा गुस्से में थे कि तुमने ये किस तरह के लड़के से डेटिंग करना शुरू कर रखा है। और यही कारण था कि एली के साथ उसके पिता की थोड़ी बहुत अनबन रहा करती थी। वैसे तो वो लोग एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार किया करते थे, लेकिन इस बात को लेकर अक्सर उसके पिता उससे नाराज रहते थे। इस बात को बीते हुए लगभग एक हफ्ता बीत चुका था और अभी भी अगर देखा जाए तो थॉमस लगातार एली से मिलने की कोशिश कर रहा था और सिर्फ उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि हम लोग आगे चलकर जब जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे तो एक दूसरे को पूरा टाइम बड़े ही मजे से दे पाएंगे, और अब अगर देखा जाए तो हमें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, अपने फ्यूचर की तरफ ध्यान देना चाहिए। और अगर देखा जाए एली को तो मैं उसके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता। अभी भी थॉमस उससे कॉलेज में मिला करता था, उसे मनाने की कोशिश करता था और साथ ही उसको लगातार कॉल करता रहा करता था कि अब वो कैसी है
और अपने आप को ये बात साबित करने पर वो तुला हुआ था कि वो भी एली का काफी ज्यादा ध्यान रखता है। इसी तरह टाइम बीतता रहता है और इस घटना के लगभग एक हफ्ते बाद ही 3 मई 2019 को एली के पिता मैट गोल्ड वापस घर पर आते हैं। उन्होंने अपनी गाड़ी के बाहर पार्क की और उसके बाद बाहर से ही अपनी बेटी एली को आवाज लगाना शुरू किया, तुम क्या कर रही हो, मैं वापस घर पर आ चुका हूँ। और वो जैसे ही अंदर घुसता है तो उसने अंदर घुसते ही पाया कि एली नीचे जमीन पर गिरी हुई है और उसकी गर्दन में एक चाकू लगा हुआ है। वो उसको ऐसी हालत में देखते ही काफी ज्यादा घबरा गया और उसने उसे चेक किया कि क्या ये जिंदा है, लेकिन अब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। तो उसने तुरंत पुलिस के पास कॉल किया और वो सारी की सारी बातें बताई जो कि उसने वहां घर पर आकर देखी थी कि इस तरह से मेरी बच्ची यहाँ जमीन पर गिरी हुई है और उसकी गर्दन में एक चाकू घुसा हुआ है। दूसरी तरफ पुलिस कॉल ऑपरेटर ने भी पूछा कि क्या उसकी सांसें चल रही हैं और जल्द से जल्द आप इसे फर्स्ट एड दीजिए, हम लोग यहाँ से एम्बुलेंस भेज रहे हैं। लेकिन उसने कहा कि इसकी सांसें थम चुकी हैं, इसका पूरा का पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका है और मुझे अब यहाँ पर नहीं पता कि ये सब क्या हो गया और मेरी बच्ची के साथ ऐसा करने वाला कौन होगा। पुलिस एम्बुलेंस के साथ वहां पर पहुंचती है और जब पुलिस ने वहां पर उसकी बॉडी को देखा तो उन्हें पता चलता है कि इसके ये चाकू गले में चला हुआ है। पुलिस ने जब उस बॉडी के पास पहुंचकर एविडेंस को देखना शुरू किया और वहां के माहौल को जब समझना शुरू किया तो पुलिस ने पहला अंदाजा तो यही लगाया कि शायद ये यहाँ से फिसल गई होगी, क्योंकि इसके हाथ की डायरेक्शन भी कुछ इसी तरह से है कि शायद ये चाकू इसी के हाथ से इसको खुद लगा होगा, जिसके बाद ये यहाँ नीचे गिर गई। घर में कोई भी मौजूद नहीं था तो कोई भी इसकी मदद नहीं कर पाया। पुलिस उसकी बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उसके पिता से पूछती है कि क्या इसकी किसी के साथ दुश्मनी थी या फिर पिछले दिनों किसी के साथ इसकी लड़ाई हुई हो। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन हाँ इसका ब्रेकअप जरूर हुआ था और हो सकता है ये सब उसी के बॉयफ्रेंड ने किया हो। पुलिस उनके घर पर छानबीन करती है और पूरे के पूरे घर को छानने के बाद भी उन्हें किसी भी तरह का कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिला और ना ही कोई ऐसा सबूत जो कि इस बात को साबित कर सके कि इस हत्या के पीछे कौन था। वो चाकू भी जो कि उसके गर्दन पर लगा हुआ था उसके ऊपर खुद एली के फिंगरप्रिंट मौजूद थे और पुलिस को पहले तो यही अंदाजा हो रहा था कि यार हो सकता है इसका पैर वगैरह फिसल गया होगा और ये चाकू इसने खुद ही अपने आप को मार लिया हो। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसमें उन्हें पता चला कि इसके जो ये गर्दन में चाकू लगा हुआ है इसे पहले तो मार दिया गया था और उसके बाद बाहर निकालकर फिर से इसके गले में लगाया गया है। और इस बात को जानते ही पुलिस को पक्का ये यकीन हो गया कि ये किसी न किसी तरह से इनडायरेक्टली मर्डर है, क्योंकि किसी बॉडी से जान निकल जाने के बाद कोई भी उस चाकू को वापस अपने गले में तो मारने से रहा। तो उन लोगों ने अंदाजा लगाना शुरू किया कि आखिरकार इस लड़की के साथ क्या हुआ होगा। तो पुलिस के दिमाग में ये बात आई कि हो सकता है इनके घर पर डकैती हुई हो और जिसने ये डकैती की थी उसने ही एली के ऊपर हमला किया हो। लेकिन घर में जब छानबीन की गई तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ से कोई भी चीज ऐसी गायब नहीं जिसके लिए इसे मार दिया गया हो। बाद में चोर इनके सामान को लेकर यहाँ से भाग गया हो। तो दूसरे नंबर पर पुलिस का शक गया उसके पिता के ऊपर और साथ ही उसके बॉयफ्रेंड के ऊपर। पिता के ऊपर इसलिए क्योंकि सबसे पहला जो व्यक्ति था जिसने ये बॉडी देखी थी वो इसके पिता ही थे और हो सकता है इनके घर पर किसी तरह की कोई लड़ाई हुई हो जिसके कारण इन दोनों पिता बेटी के बीच संघर्ष चल रहा हो और उसी के चलते इस व्यक्ति ने उसे मार डाला हो। बाद में हमारे पास कॉल किया हो और हम लोग वहां पर पहुंचे तब तक वो लड़की मारी जा चुकी थी। पुलिस ने इस तरीके से भी इस केस को देखने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पता चला कि जब ये लड़की मरी थी लेकिन मैट की गाड़ी में लगे डैश कैम से इस बात का पता चल गया कि ये तो इसी टाइम यहाँ पर आया था जिस टाइम की इसने हमारे पास कॉल किया था और ये तो उसका किलर नहीं है। और अब उन लोगों का अंदाजा गया कि शायद इसके बॉयफ्रेंड ने ही इसे मार डाला होगा। वो लोग उसके बॉयफ्रेंड को भी अपने साथ पकड़ कर लाते हैं और उससे भी पूछताछ करनी शुरू करते हैं, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया कि जनाब मुझे इस बारे में कोई अंदाजा नहीं कि उसके साथ ये सब क्या हो गया। और वैसे भी अगर आप लोग देखना चाहें तो मैं तो कॉलेज गया था और वहां पर मुझे इस बात का जाकर पता चला था कि ये घर पर ही पढ़ाई कर रही है और इससे पहले भी और इसके बाद भी मैंने इसके पास काफी सारे कॉल किए थे। मैं सिर्फ इसे मनाने की कोशिश कर रहा था। और जिस तरह से उसने कहा था कि वो कॉलेज गया था तो पुलिस ने वहां कॉलेज में जाकर जब पूछताछ की तो ये बात बिल्कुल सच थी कि थॉमस कॉलेज में गया था और उसने वहां पर एली के बारे में काफी लोगों से पूछा था और उसने उसके पास काफी सारे कॉल भी कर रखे थे, काफी सारे मैसेज भी कर रखे थे, लेकिन किसी भी तरह का एली की साइड से रिप्लाई उसके पास अभी तक नहीं आया था। सस्पेक्ट की लिस्ट से सारे लोग बाहर हो चुके थे और अब पुलिस को कोई अंदाजा नहीं था कि
कि यार अब फिर सारे के सारे लोग बचकर निकल गए, तो इसका किलर कौन है। तो पुलिस ने उसके पिता के फोन को ट्रैक करना शुरू किया कि ये आखिरी टाइम में कहां पर गए थे, और देखा जाए तो हो सकता है इन्होंने अपनी गाड़ी किसी और को दे रखी हो और पीछे से इन्होंने ही ये सारा का सारा कांड रच दिया हो। तो उन्हें पता चलता है कि इनके मोबाइल की जो लोकेशन है वो पूरा का पूरा दिन इनके ऑफिस में ही रही थी, और देखा जाए अगर मोबाइल को तो वो इंसान के एक बिल्कुल असिस्टेंट की तरह है जो कि हमेशा उसके साथ ही रहता है। और पुलिस को इस बात का पता चलता है कि ये तो पूरा का पूरा दिन अपने ऑफिस में ही थे। और अब बारी थी थॉमस के फोन को ट्रैक करने की, और उसका जैसे ही उन लोगों ने फोन ट्रैक किया तो सारी की सारी चीजें खुलकर सामने आने लगी, और उन लोगों ने थॉमस को अपने पास बुलाया और 2 झापड़ लगाकर सारी की सारी बातें बताई कि बेटा कितनी दूर तक भागोगे। आखिरकार हम लोगों ने इस बात का पता कर लिया है कि उसके मर्डर के पीछे तुम ही थे, क्योंकि थॉमस का मोबाइल एली के घर पर काफी देर तक रुका था। उसके बाद वो वापस अपने घर पर गया और उसका मोबाइल भी उसके साथ ही था, जिसके बाद वो वहीं के मौजूद जंगलों में गया। और 2 झापड़ लगने के बाद थॉमस ने खुद ये बात स्वीकार करनी शुरू कर दी कि जनाब मैं ही उस केस के पीछे था और प्लीज आप लोग मुझे मारना पीटना बंद कीजिए। थॉमस को मारना उन लोगों ने बंद किया और एक गिलास पानी उसे देकर कहा कि अब पानी को पियो और अपनी पूरी कहानी हमें आराम से बता दो। और थॉमस ने बताना शुरू किया कि जनाब मैं एली से काफी ज्यादा प्यार करता था, मैं पहले पूरा का पूरा दिन पढ़ाई में लगा रहता था, लेकिन जब से एली मुझे मिली थी मेरा काफी ज्यादा टाइम एली के साथ बीतना शुरू हुआ, लेकिन दूसरी तरफ मैं अपनी पढ़ाई को भी नहीं छोड़ना चाहता था, तो मैंने एली को ही अपने पास रखना शुरू किया कि हम लोग साथ ही पढ़ाई करेंगे और एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताएंगे। लेकिन एली को ये बात पसंद नहीं आई और उसने कहा कि हमें पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं कि हम लोग इसके पीछे पागल ही हो जाएं। पढ़ाई जिंदगी का सिर्फ एक पार्ट है जिसमें हम लोग काफी सारी चीजें सीखते हैं, और तुम भी सीखने के लिए पढ़ो, ना कि हमेशा ये बात पक्की करने के लिए कि हर बार टॉपर मैं ही रहूंगा। लेकिन फिर भी मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना इसी तरह लाइब्रेरी में बिताया करता था, जिसके कारण एली को मेरी ये बात पसंद नहीं आई और उसने मुझसे ब्रेकअप करने की सोची। मैं उसके पीछे पीछे काफी दिनों तक गया, मैंने उसे काफी मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। और एक दिन ऐसा आया जब मैं सुबह सुबह उसके पास कॉल करता हूँ, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया, तो मुझे पता था कि इस टाइम एली अपने घर पर अकेली होगी, तो मैं उसके घर ही जा पहुंचा, क्योंकि उसके माता पिता ऑफिस जा चुके थे। वहां पर जाने के बाद मैंने उससे बातें करनी शुरू की और उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन एली ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि तुम काफी ज्यादा पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो और तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम है ही नहीं। मैंने उसे फिर भी मनाने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझसे साफ इनकार कर दिया और उसने कहा कि अब कॉलेज का टाइम हो रहा है और मेरी फ्रेंड मुझे लेने के लिए आ रही है, हम लोग जाने वाले हैं, तो प्लीज तुम भी यहाँ से वापस चले जाओ और मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। और इसी बीच बातों बातों में मैंने उसे पकड़ लिया और वहीं पकड़कर बेड पर बैठाकर उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अभी भी वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। तो मैं उनके किचन में गया और वहां से एक चाकू उठाकर लाया, जिसके बाद मैं सिर्फ उसे डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हड़बड़ी में पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ, सारा का सारा मेरे दिमाग पर अंधेरा छा चुका था। मुझे कोई अंदाजा नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने उसके गले पर एक चाकू मार दिया। चाकू मारते ही उसके गर्दन से काफी ज्यादा खून निकला और वो खून मेरी टी शर्ट पर भी लग गया। इस घटना के लगभग 10 मिनट बाद मुझे अच्छे से होश आता है कि ये सब मैंने क्या कर दिया, लेकिन जब तक मेरी नींद खुली मैं उस काले अंधेरे से बाहर आ पाता, कुछ समझ पाता, तब तक एली नीचे मरी पड़ी थी और वो चाकू मेरे हाथ में था। मैं इस चीज को देखकर काफी ज्यादा घबरा गया, तो मैंने तुरंत वहां से जितने भी खून के निशान थे जहां पर मैंने हाथ लगाया था उन सारे के सारे एविडेंस को मिटाने के बाद वापस अपने घर पर आया, क्योंकि मैं अपनी मोम की कार लेकर गया था। और जैसे ही मैं वापस घर पर पहुंचा तो यहाँ पर आकर कपड़े चेंज किए, जिसके बाद उन सारे एविडेंस को जो कि मैंने वहां से इकट्ठे किए थे, जैसे कि मेरी शर्ट हुई या फिर एक दो सामान भी मौजूद था जो कि खून में वहां पर सन चुका था, तो मैंने उन सबको इकट्ठा किया। वापस मैं अपने घर पर आता हूं और घर पर आने के बाद पास में ही हमारे घर के जो जंगल है वहां पर वो सारा का सारा सामान मैंने ठिकाने लगा दिया। अब सारा कुछ मैं नॉर्मल दिखाना चाहता था, तो मैं वापस अपने कॉलेज जाता हूं और वहां पर अपने सारे के सारे दोस्तों और एली के दोस्तों से पूछता हूं कि क्या एली आज कॉलेज आई है, लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया कि वो अभी तक नहीं आई है।
दूसरी तरफ वो बीच बीच में एली के फोन पर काफी सारे मैसेजेस भी कर रहा था और साथ ही उसने काफी सारे फोन कॉल्स भी किए ताकि कल को अगर कोई इन्वेस्टिगेशन होती है तो वो इस बात को बता सके कि मुझे तो खुद इस बारे में नहीं पता कि एली कहां पर है। और पिछले अगर एक हफ्ते के अगर आप लोग रिकॉर्ड्स देखेंगे तो थॉमस एली को फोन और मैसेजेस कर रहा था। और बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ जब पुलिस यहाँ पर कॉलेज में आकर इसके दोस्तों से पूछती है कि थॉमस ने आकर उनसे ये बातें पूछी थी या फिर नहीं, तो सारे के सारे लोगों ने उस टाइम यही बात बताई थी कि हाँ वो उसे ढूंढ जरूर रहा था लेकिन उसे वो नहीं मिली। एली की वो फ्रेंड जिसके साथ एली कॉलेज में आने के लिए बोल रही थी वो भी एली के घर पर नहीं गई क्योंकि थॉमस जिस टाइम एली के पास गया था तो एली ने ये बात थॉमस से कही थी कि ये मेरी फ्रेंड आ रही है और हम लोग कॉलेज के लिए निकलने वाले हैं। तो वहां पर ऐसा कांड रचने के बाद थॉमस ने एली की उस फ्रेंड के पास मैसेज कर दिया कि आज मैं कॉलेज नहीं जाने वाली, मैं घर पर ही रहकर अपना कॉलेज का काम करूंगी। और शायद ये मैसेज एली की फ्रेंड को वो ना भेजता तो शायद वो पहले ही उसके पास आ जाती और ये सारी बातें पुलिस को बुलाना और इस तरह की इन्वेस्टिगेशन एली के पिता नहीं जबकि उसकी फ्रेंड करवा रही होती। जब ये सारी बातें पुलिस को पता चल चुकी थी तो आखिरकार थॉमस को कोर्ट में पेश किया जाता है और वहां पर उसके केस के ऊपर जब कार्रवाई की गई तो उसे सिर्फ 12 साल की सजा सुनाई गई क्योंकि अभी वो सिर्फ 17 साल का था और असल में देखा जाए तो वो एक नाबालिग था। उसके माता पिता काफी ज्यादा इस बात पर जोर देते हैं कि जो बंदा कुछ इस तरह का काम कर दे वो नाबालिग कैसे हो सकता है और इसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन दोस्तों वैसे भी अगर कोई व्यक्ति अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे सकता तो उसे रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहिए और ऐसे में अगर कोई जबरदस्ती आ भी जाता है तो अक्सर उसका हाल थॉमस जैसा ही होता है। और थॉमस का तो इतना नुकसान नहीं हुआ जितना कि एली ने अपनी जान से हाथ धो लिया। वैसे दोस्तों आप लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 21 नवंबर 2016 ये वो दिन था जिसके एक रात पहले ही एमा ने अपनी माँ से कहा था कि अगली सुबह मुझे थोड़ा जल्दी जगा दीजिएगा क्योंकि मुझे कुछ काम है। तो उसकी माँ अगली सुबह यानी कि 21 नवंबर को जाकर उसका डोर नॉक करती है और अपनी बेटी को जगाने लगती है लेकिन अंदर से किसी भी तरह का कोई भी रिप्लाई नहीं आया। तो उसकी माँ ने दोबारा से डोर नॉक करना शुरू किया और कुछ ही देर बाद उसके पिता भी वहां पर आ जाते हैं और उन लोगों ने वो दरवाजा खोल दिया। लेकिन अंदर जाकर भी उन्होंने जब अपनी बेटी को जगाने की कोशिश की तो उसने किसी भी तरह की कोई भी हरकत नहीं की क्योंकि उसके सिर पर एक गोली लगी हुई थी। वहां पर उस कमरे के अंदर किसी के भी जबरदस्ती घुसने के कोई भी निशान नहीं थे और ना ही निशान थे वापस जाने के। लेकिन फिर भी एमा के सिर पर ये गोली कैसे लगी? पहले तो उसके घर वालों ने ये अंदाजा लगाया कि हो सकता है इसने सुसाइड किया हो लेकिन उसके कमरे में भी कोई बंदूक नहीं थी। तो आखिरकार एमा के साथ ऐसा क्या हुआ था और बंद कमरे में आखिरकार उसकी मौत कैसे हुई? क्या किसी ने उसका कत्ल किया था या फिर ये एक सुसाइड था? एमा वाकर को अगर देखा जाए तो वो बचपन से ही पढ़ाई में काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थी और दूसरी तरफ अगर उसकी सोशल लाइफ को देखा जाए तो वो वहां पर भी काफी ज्यादा एक्टिव थी। 14 साल की होते होते उसे चेयर लीडर में काफी ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ने लगा और यही कारण था कि जब भी उसके स्कूल में बात की जाए या फिर उसके हाई स्कूल में देखा जाए जब भी किसी तरह का कोई गेम होता तो वो वहां पर एक चेयर लीडर की तरह परफॉर्मेंस किया करती थी। यहीं पर इसको एक हाई स्कूल का स्टूडेंट जो कि रग्बी का प्लेयर था रिले गैल उससे एमा की मुलाकात होती है। पहला जो गेम हुआ उसमें उन्होंने काफी सारी बातें की। इसके अलावा जब गेम हुआ करते थे तो एमा एक चेयर लीडर की तरह जाकर वहां पर परफॉर्मेंस किया करती थी और रिले गैल भी अपनी टीम के लिए काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया करता था और वो अपनी टीम का एक स्टार खिलाड़ी था। इसी तरह धीरे धीरे गेम होते हैं और गेम के दौरान एमा और रिले आपस में मिलते हैं और ये मुलाकात धीरे धीरे उन्हें काफी ज्यादा नजदीक ले आती है और वो लोग गेम के अलावा बाहर भी मिलने लगते हैं। कुछ दिनों तक इसी तरह आपस में मिलकर वो लोग रिलेशनशिप में आने लगते हैं और इसी तरह अगर एमा के घर वालों को देखा जाए तो उन्हें इस बात से कोई ज्यादा नाराजगी भी नहीं थी क्योंकि एमा का जो बॉयफ्रेंड था वो उससे सिर्फ 2 ही साल बड़ा था। लेकिन परेशानी तो तब बढ़ने लगी जब रिलेशनशिप में आए हुए इन्हें शायद 2 ही महीने हुए होंगे कि इनके बीच लड़ाई होने लगी, जिसका खास कारण तो ये था कि रिले गैल एमा वाकर के ऊपर कुछ ज्यादा ही ध्यान देने लगा था। वो उसे हमेशा बताता था कि तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और जैसे ही वो लोग रिलेशनशिप में आकर कुछ ज्यादा ही नजदीक आने लगे तो रिले ने ये कोशिश की कि एमा कभी भी अपने घर से बाहर
बाहर जाती है तो उसे अकेला नहीं जाना चाहिए, और अगर उसे किसी तरह की अगर कोई शॉपिंग करनी है तो वो मुझे बताए, मैं उसे लेकर जाऊंगा, पूरी की पूरी शॉपिंग करवाऊंगा और उसे वापस उसके घर पर ड्रॉप भी करूंगा। पहले तो एमा को भी ये बात लग रही थी कि शायद रिले उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ एक प्यार है, लेकिन हद तो तब हो गई जब रिले ने एमा से कहा कि तुम्हें पार्टी में अगर जाना हो तो तुम मेरी परमिशन के बगैर किसी भी पार्टी हुई या फिर नाइट आउट हुआ तो वहां पर तुम मत जाना। रिले बिल्कुल इसी तरह एमा की जिंदगी पर पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा था, और हद तो तब हो गई जब उसने सोशल मीडिया का उसका अकाउंट भी खुद ही संभालना शुरू कर दिया। एमा भी इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा रहने लगी कि तुम पूरी तरह से मुझे अपने कंट्रोल में ले रही हो और ये बात मुझे पसंद नहीं आ रही है। तो रिले ने उसे धमकाना शुरू किया, और एमा को जब ये लगने लगा कि ये रिश्ता अब उसके लिए काफी ज्यादा घुटन भरा होता जा रहा है तो उसने रिले से साफ साफ ये बात कह दी कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। लेकिन रिले को जैसे ही ये बात पता चली तो उसने एमा को मनाने की कोशिश की और उसे समझाया कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ, और इसी तरह उसने एमा को मना लिया। एमा मान भी गई और उन लोगों का रिलेशनशिप इसी तरह आगे बढ़ने लगा। इन सब चीजों को बीते हुए कुछ ही दिन हुए थे कि फिर से उसने ये सारी की सारी हरकतें करना शुरू कर दिया, लेकिन अब की बार एमा ने फिर से ये बात कही कि मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह पाऊंगी क्योंकि तुम पिछली बार की तरह ही अब फिर से वही हरकतें करने लगे हो। तो रिले ने फिर से उससे माफी मांगी और इस बात का विश्वास दिलाया कि ऐसा कुछ आगे से नहीं होगा। एमा ने अब की बार बिल्कुल मना कर दिया था, लेकिन जैसे तैसे करके रिले ने फिर से उसे मना लिया। इसी तरह काफी दिनों तक उसका रूसना और उसका मनाना यूं ही चलता रहता है, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब एना ने पूरी तरह से उसे ये बात साफ साफ समझा दी कि तुम सुधरने वाले तो मुझे लग नहीं रहे और हमें टाइम रहते अलग हो जाना चाहिए। अब की बार एमा जब नहीं मान रही थी और उसने अपने घर वालों को भी जब इस बारे में बताया तो उसके घर वालों का भी यही डिसीजन था कि तुम्हें जल्द से जल्द उस लड़के से दूर हो जाना चाहिए। तो रिले ने एक प्लानिंग बनाई, और प्लानिंग ये थी कि वो लोग एमा को किडनैप कर लेंगे और बिल्कुल एक हीरो की तरह जाकर रिले उसे बचाएगा, जिसके बाद वो उससे इम्प्रेस हो जाएगी और हो सकता है वो वापस उसकी जिंदगी में आ जाए, जिसके लिए अक्सर काली टोपी पहने हुए कुछ मुंह ढके हुए व्यक्ति एमा के पास घूमने लगे। और वो लोग सिर्फ इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि कब एमा उन्हें अकेली मिले और वो लोग उसे किडनैप कर लें। लेकिन ये घटना घट पाती उससे पहले ही एमा को इस बात का अंदाजा हो गया कि कोई ना कोई उसका पीछा कर रहा है और उसकी जान हो सकता है खतरे में हो। तो उसने अपने घर वालों को इस बारे में बताया और उसके घर वालों ने भी यही डिसीजन लिया कि बेटा तुम्हें अकेले कभी भी घर से बाहर नहीं जाना है, और अगर तुम्हें कोई काम हो तो हमें इस बारे में बता देना और हम लोग तुम्हारे साथ जाएंगे। अब एमा का घर से बाहर जाना बंद हो गया तो वो लोग इस बात को सोचने लगे कि अब हम लोग इसे किस तरह से किडनैप करें। तो रिले ने प्लानिंग बनाई एक ऐसे दिन की जब एमा अपने घर पर बिल्कुल अकेली थी और उसने सोचा कि हम लोग इसे इसके घर से ही उठा लेते हैं। लेकिन एमा को इस बात का भी पता चल गया कि वो लोग जो कि काफी बार इसे मुंह ढके हुए मिले हैं वो अब उसके घर के आसपास आ चुके हैं। तो उसने अपने घर के सारे दरवाजे बंद किए और अपने दोस्त के पास कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसके दोस्तों के पास जब उसका कॉल नहीं लगा तो उसने रिले के पास ही कॉल किया और उसे सारे की सारी घटना बताई कि इस तरह कुछ लोग हैं जो कि काफी दिनों से मेरा पीछा कर रहे हैं और आज वो मेरे घर तक आ पहुंचे हैं। मुझे इस बात से काफी ज्यादा डर लग रहा है, तो क्या तुम प्लीज मेरे घर पर आ सकते हो? वैसे मैं सिर्फ मदद के लिए तुम्हें बुला रही हूँ और इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचना कि हम लोग वापस किसी तरह के रिलेशनशिप में आ पाएंगे। तो रिले ने भी कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे घर पर आ जाता हूँ। और देखते ही देखते यानी कि इस बात को बीते हुए 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि रिले उसके घर पर आ पहुँचता है और वो लगभग आधा घंटे तक वहाँ पर रुकता है, जिसके बाद एमा के घर वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं। एमा के घर वालों ने जब रिले को वहां पर देखा तो सबसे पहले देखते ही यही बात पूछी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो एमा ने सारा का सारा मामला बताया कि इस तरह मुझे ही प्रॉब्लम थी और मैंने ही इसे बुलाया है। तो उसके घर वालों ने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुम यहाँ पर आए और हमारी बेटी की मदद की, लेकिन अब बस हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब आप यहाँ से चले जाइए। और ये बात सुनते ही रिले वहां से आ जाता है, लेकिन रिले के दिमाग में अभी भी यही बात चल रही थी। रिले ने यही प्लान बनाया था कि शायद ये घबरा कर और जिस भी तरह से मैं इसके पास मदद के लिए आया हूँ
हूँ, इसकी मदद करने के लिए आया हूँ, ये वापस मेरी जिंदगी में आ जाएगी। लेकिन इससे ऐसा कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो उसने एमा को धमकाने की कोशिश की, लेकिन एमा ने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और बिल्कुल आम दिनों की तरह इस दिन भी शाम हुई और एमा ने अपनी माँ से कहा कि कल सुबह मुझे थोड़ा जल्दी जगा दीजिएगा क्योंकि मुझे थोड़ा काम है। और ये बात बोलकर अपना डिनर हो जाने के बाद एमा अपने रूम में चली गई। लेकिन जैसे ही अगली सुबह होती है तो एमा की माँ जाकर डोर नॉक करती है कि बेटा सुबह हो चुकी है और तुम जल्दी उठने के लिए बोल रही थी, तो अब उठ जाओ। लेकिन जब अंदर से किसी भी तरह का कोई रिप्लाई नहीं आया तो एमा की माँ ने उसके पिता को बुलाया। उसके पिता ने भी काफी बार दरवाजे को नॉक किया और अपनी बेटी को बुलाने की कोशिश की, लेकिन अंदर से किसी भी तरह का कोई भी रिप्लाई अभी भी नहीं आ रहा था। तो उन लोगों के मन में थोड़ी घबराहट शुरू हुई कि पता नहीं हमारी बेटी के साथ क्या हुआ होगा और कल ये कुछ ज्यादा ही परेशान थी और अब ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही। तो वो लोग दरवाजा तोड़कर जैसे ही अंदर घुसते हैं तो उन्होंने पाया कि उनकी बेटी अभी भी बिस्तर पर है। उन्होंने उसके पास जाकर उसे जगाने की कोशिश की कि पता नहीं कौन सा नशा करके ये सो रही है और ये उठ क्यों नहीं रही। और जैसे ही उन लोगों ने उसके पास जाकर उसे चेक किया तो उन्हें पता चला कि इसके सिर में एक गोली लगी है। ये सब चीजें देखकर एमा की माँ काफी ज्यादा बुरे तरीके से घबरा गई और वो तुरंत बाहर आ गई। उसके पिता ने पुलिस के पास कॉल किया। पुलिस जैसे ही वहां पर उनके घर पर पहुंची, एमा के रूम के अंदर घुसती है तो उन लोगों ने पाया कि इस रूम में जबरदस्ती अंदर घुसने के कोई भी निशान मौजूद नहीं है और ना ही कोई व्यक्ति यहाँ पर आया था, क्योंकि सारा का सारा सामान अगर देखा जाए तो वो अपनी अपनी जगह पर बड़े ही अच्छे से रखा हुआ है। पुलिस ने एमा के घर वालों से पूछताछ की कि क्या यहाँ पर कोई ऐसी चीज घटी थी जिससे ये परेशान हो और कुछ ऐसा कर सकती हो। तो उन्होंने बताया कि हाँ, कल कुछ ऐसा ऐसा घटा था। तो पुलिस वालों ने अंदाजा लगाया कि हो सकता है इसने सुसाइड कर लिया हो, लेकिन इसके सिर में गोली लगी थी और वहां पर किसी भी तरह की कोई भी बंदूक मौजूद नहीं थी। तो उन्होंने पूरे के पूरे रूम को चेक करना शुरू किया तो उन लोगों ने वहां पर पाया कि यहाँ पर एक ऐसी और गोली मौजूद है जो कि दीवार में लगी हुई है। और जब उन लोगों ने वहां पर चेक किया खिड़कियों के पर्दे वगैरह हटाकर तो उन्होंने पाया कि इस खिड़की में 2 छेद हैं और बाहर से गोली चलाई गई थी, जिसमें से एक गोली तो दीवार में लगी और दूसरी सीधा के सीधा पुलिस ने एमा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और दूसरी जो गोली दीवार में लगी हुई थी उसे भी निकालकर एविडेंस के तौर पर अपने पास रख लिया और एमा के घर वालों से पूछताछ करनी शुरू की कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ इसकी लड़ाई हुई हो या फिर इसका कत्ल कर सकता हो। तो उन्होंने बताया कि हाँ, इस तरह जैसा कि हम लोगों ने बताया कि कल कुछ लोग आए थे, उन्हें एमा भी नहीं जानते कि कौन लोग इसका पीछा कर रहे थे और अगर असल में देखा जाए तो इसका एक बॉयफ्रेंड है रिले नाम का और इस तरह उसके साथ इसका काफी बार ब्रेकअप हो चुका है और वो बार बार इसे इम्प्रेस करने की अभी भी कोशिश कर रहा है। वहां पर मौजूद उसके सिर से निकले हुए खून को देखकर पुलिस वालों ने उसके माता पिता से ये बात पूछने की कोशिश की कि ये हत्या शायद रात को ही हुई होगी। तो क्या आप लोगों ने यहाँ पर इसको गोलियां लगी हैं, आप लोगों ने किसी तरह की कोई गोली की आवाज नहीं सुनी। तो उसके पिता ने कहा कि हाँ, मुझे 2 आवाजें सुनाई जरूर दी थी, लेकिन मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि हमारे घर के बाहर कोई गोलियां चला रहा होगा। मैंने सिर्फ यही अंदाजा लगाया कि शायद एमा ने अपना जो दरवाजा है उसे ही जोर से बंद किया होगा। पुलिस ने दूसरी तरफ रेले नाम के उसके बॉयफ्रेंड पर भी इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू की और उसे अपने पास लाकर उससे पूछताछ करनी शुरू की कि क्या तुमने ही उसे मारा है। तो उसने इस बात से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया और उसने कहा कि मैं उससे काफी ज्यादा प्यार करता था और हाँ, हम लोगों के बीच अक्सर थोड़ी बहुत लड़ाई जरूर होती थी, इन कुछ ही दिनों बाद हमारी वो लड़ाई दूर हो जाती और हम लोग फ्रेंडशिप में वापस आ जाते। लेकिन पुलिस ने उसके बॉयफ्रेंड की ये सारी की सारी बातें मानते हुए भी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू रखी और उन्हें पता चलता है कि लगभग 1 महीने पहले ही इसके ग्रैंडफादर की बंदूक गायब हो गई थी। पुलिस वालों ने उसके ग्रैंडफादर से जाकर मुलाकात की और उन्हें सारा का सारा मामला पूछा कि आखिरकार उस टाइम क्या हुआ था। तो उसके ग्रैंडफादर ने भी कहा कि हाँ, इस तरह मेरी गन गायब हो गई थी, मैंने जाकर पुलिस में रिपोर्ट भी की थी, लेकिन बाद में इस बात का पता चला कि इस तरह ये तो मेरे पोते ने ही ली थी और बाद में इसने वो गन मुझे लौटा भी दी। पुलिस ने उस गन के साथ वो गोलियां मैच की और उन्हें पता चलता है कि ये गोलियां इसी बंदूक से चलाई गई थी। पुलिस को विश्वास हो चुका था कि रिले ने ही उसे मारा है, लेकिन दूसरी तरफ रिले का ये भी कहना था कि अगर मैं अपने दादू की ये गन चुराता हूँ, अपनी गर्लफ्रेंड को मारता हूँ, तो ये गन मैं वापस अपने दादू को क्यों देने लगा। हो सकता है मैं इसे किसी नदी में फेंक देता या फिर किसी ऐसी जगह पर जहां से ये वापस कभी ना आ पाती। तो इस मर्डर के पीछे मैं तो बिल्कुल भी नहीं। और पुलिस के दिमाग में भी यही बात आई कि ये बंदा बिल्कुल सही बोल रहा है, अगर ये चाहता तो इस बंदूक को कहीं और फेंक सकता था।
तो उन लोगों ने उसके और दोस्तों से मुलाकात की कि हो सकता है किसी और के साथ इसकी पहले ही बहस चल रही हो और उसने ही इसे मार दिया हो। और इसी तरह बात करते करते उनके काफ़ी सारे दोस्तों से जब पुलिस ने मुलाकात की तो उनसे उन्हें पता चलता है कि 2 या 3 दिन पहले ही रिले ने ये बात उनसे पूछी थी कि आखिरकार किसी बंदूक से अपने फिंगरप्रिंट कैसे मिटाए जा सकते हैं। और इस बात का पता चलते ही पुलिस ने फिर से रिले को उठा लिया और अब की बार थोड़ा सख्ती से पूछताछ की। और जब उसके ऊपर थोड़ी सख्ती दिखाई गई तो रिले पिघल गया और उसने कहा कि हाँ सर, वो सारा का सारा कांड जो हुआ है वो गलती से मुझसे ही हुआ है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को डराना चाहता था। दरअसल जो उसके पीछे किडनैपिंग वाले लगे थे, जिनसे घबराकर एमा ने मुझे अपने पास बुलाया था, वो मैंने ही उसके पीछे छोड़े थे। और दरअसल मैं उसे उस रात मारना नहीं चाहता था। मैं सिर्फ और सिर्फ उसके घर पर 2-4 गोलियां चलाना चाहता था ताकि एमा इस बात से घबरा जाए और वापस रिलेशनशिप में आ जाए, क्योंकि अब की बार वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी। और मैं सिर्फ और सिर्फ उसे डराना चाहता था, किसी भी तरह से उसे मारना नहीं चाहता था। मैंने 2 गोलियां चलाई, जिनमें से एक तो दीवार पर लगी और दूसरी गलती से उसको टच कर गई। पुलिस को पूरा का पूरा मामला समझ आ चुका था, तो पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां पर उसे 1st डिग्री मर्डर के लिए और गन की चोरी करने के लिए, दूसरी तरफ पुलिस को गुमराह करने के लिए 47 साल के लिए जेल में भेज दिया, वो भी बिना किसी पैरोल के। जिस टाइम इसे जेल में भेजा गया उस टाइम सिर्फ और सिर्फ इसकी उम्र 24 साल की थी। यानी कि अब अगर देखा जाए तो ये 71 साल का जब हो जाएगा तो पहली बार पैरोल के लिए अर्जी डाल पाएगा। और वही मामला हम लोग दोस्तों यहाँ पर भी देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जो कि अपने प्यार को पाना चाहता था, आखिरकार किस तरह से जेल पहुंच गया, क्योंकि वो एमा को बिल्कुल एक गुड़िया की तरह यूज कर रहा था। जैसा भी वो चाहता है वो वैसा ही करे। वैसे दोस्तों आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक ऐसी लड़की जो कि अपने पारिवारिक कारणों के चलते अपने माता पिता से अलग हो गई और डिप्रेशन के कारण वो अपनी जिंदगी को पूरी तरह से मानो तबाह कर लेती है। एलिसा बुशमेंट का जन्म 1994 में हुआ, जब उसकी माँ मिशेल सिर्फ और सिर्फ 15 साल की थी। उसके माता पिता ने बचपन में ही शादी कर ली थी और हम लोग कह सकते हैं कि ये एक नाबालिग पेरेंट्स की ही बच्ची थी। लेकिन एलिसा के पिता लड़ाई झगड़ों से कुछ ज्यादा ही रिलेशन बनाकर रखते थे और यही कारण था कि आज की अगर हालात देखे जाएं, जब एलिसा पैदा हुई तो वो जेल में थे। उसकी माँ मिशेल भी ज्यादा ध्यान रखने वाली बंदी नहीं थी और अगर उसे भी देखा जाए तो वो भी पूरा का पूरा दिन नशे में टुल रहकर अपनी जिंदगी बिता रही थी। यूं ही धीरे धीरे टाइम बीतता है और इसके पिता वापस जेल से छूटकर आ गए और इसी तरह इनकी फैमिली भी बढ़ती है। इनकी फैमिली में अब इसके 2 भाई भी आ चुके थे, इसकी माँ थी और इसके पिता थे। वैसे फैमिली के बंदों की हरकतों को देखा जाए तो वो भले ही कैसे भी हो, लेकिन एलिसा इन सभी में रहकर काफी ज्यादा खुश थी। लेकिन इसी तरह अपने कारनामों के चलते उसके पिता को फिर से जेल जाना पड़ा। लेकिन अब उसकी माँ को अगर देखा जाए तो वो कुछ ज्यादा ही ड्रिंक करने लगी। ये सब चीजें देखकर उसके दादा दादी समझ चुके थे कि अगर इस तरह हमारे पोता पोती यहाँ पर रहेंगे तो इनकी जिंदगी भी इनके माता पिता की तरह बिल्कुल खराब हो जाएगी। तो उसके दादा दादी उन सभी बच्चों को लेकर अपने साथ कैलिफोर्निया चले जाते हैं। अपने दादा दादी के यहाँ पर जाते ही एलिसा के दोनों भाई बड़े ही अच्छे से सेटल हो गए और उन्हें वहाँ का नेचर काफी ज्यादा पसंद आया। उनके वहीं आसपास में काफी सारे फ्रेंड्स बन चुके थे। लेकिन एलिसा को अगर देखा जाए तो उसका वहाँ पर मन नहीं लग रहा था और वो ना तो अपने दादा दादी के साथ यहाँ रहकर खुश थी और वो सिर्फ एक ही बात बोल रही थी कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माता पिता के साथ रहना चाहती हूँ और अगर मेरे पिता जेल गए हुए हैं तो कोई बात नहीं, मैं मेरी माँ के साथ रह सकती हूँ। जैसे भी वो हैं मैं उनका भी ख्याल रख लूंगी और मैं अपना भी ध्यान रखूंगी। लेकिन उसके दादा दादी ने उसे साफ मना कर दिया और उसे समझाने की कोशिश की कि बेटा तुम्हारा वहाँ पर किसी तरह का कोई भी फ्यूचर नहीं और तुम्हें यहीं पर रहकर अपनी पढ़ाई वगैरह करनी चाहिए और जैसे ही तुम बड़े होते हो अपने आप को संभाल पाओगे और थोड़ा कमाने वगैरह लग जाओगे तो तुम अपनी माता पिता के पास जाकर उन्हें थोड़ा समझा सकते हो और अपने साथ रखकर उनको पूरी तरह से ये बता सकते हो कि जो कुछ वो कर रहे हैं वो गलत है और अपने तरीके से तुम उन्हें समझा पाओगे, क्योंकि तब तक तुम बड़े हो जाओगे और अच्छे से तुम्हारी जॉब वगैरह भी लग जाएगी और पूरी तरह से अगर देखा जाए तो तुम लोग सेटल हो जाओगे। उसके दोनों के दोनों भाई इस बात को मान गए और वो लोग समझ गए। एलिसा भी इस बात को मान गई और उसने वहीं पर रहने का फैसला किया। लेकिन वो वहां पर रहकर काफी ज्यादा डिप्रेशन में जाने लगी और जैसा कि वो पहले
चर्च वगैरह में जाया करती थी, तो अभी भी वो चर्च में जाती, लेकिन हालात अगर एलिसा के देखे जाएं तो वो दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे थे। वो अक्सर अपने आप को काफी ज्यादा हैवी मेकअप लगाने लगती और तो और अपनी जो लिपस्टिक होती थी उसे भी कुछ इस तरह से लगाती और बाद में फोटो खींचती कि वो बिल्कुल एक ब्लड की तरह लगती। वो अपनी उंगलियों से ही एक बंदूक बनाती और अपने आप को शूट करने की फोटो खींचने लगती। उसका जो मेकअप करने का तरीका था वो सच में ही काफी ज्यादा खतरनाक था, लेकिन उसके दादा दादी ने यही बात समझी कि कोई बात नहीं, अभी ये बच्ची है और इतनी बड़ी ये नहीं हुई है। लेकिन 2007 आते आते उसने अपनी जिंदगी का सबसे पहला सुसाइड अटेम्प्ट किया, लेकिन उसे टाइम रहते हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां पर जाते ही उसे बचा लिया गया। अभी भी वो कुछ ऐसी ही हरकत कर रही थी कि अक्सर अपने आप को ब्लेड मारना हुआ या अपने आप को ही नुकसान पहुंचाना हुआ, तो उसके दादा दादी ने उसे साइकियाट्रिस्ट से मिलवाया और उसकी काफी तरह की दवाइयां भी चलने लगी, क्योंकि उस डॉक्टर ने कहा कि ये काफी ज्यादा डिप्रेशन में है, हो ना हो इसने अपने किसी करीबी को अपने से दूर किया है और यही कारण है कि इसने अपना दिमागी संतुलन पूरी तरह से बिगाड़ लिया। उसकी दवाइयां चलती हैं, उसके दादा दादी हुए या फिर उसके भाई बहन हुए, वो उसका पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन अभी भी उसकी ऐसी हरकतें लगातार चलती जा रही थी। वो वैसे तो नॉर्मल रहती, लेकिन अगर उसे अकेले में अगर उसके रूम में देखा जाए तो वो उन्हें कोई ना कोई अजीब हरकत करते हुए मिलती। इसी तरह सारा का सारा टाइम बड़े ही मजे से बीत रहा था। तो एक टाइम ऐसा आया जब एलिसा ने अपनी एक छोटी दोस्त एमा को अपनी एक और दोस्त के घर पर भेजा और उसने कहा कि मैं यहाँ पर काफी ज्यादा बोर हो रही हूँ, तुम जाओ और एलिजाबेथ ओल्टन को बुला लाओ। ये टाइम 2009 का था और अब तक उसके जो दिमागी कंडीशन थी, जैसा कि वो हरकतें किया करती थी, उसमें थोड़ा थोड़ा सुधार होने लगा था। डॉक्टर्स ने भी इस बात को बोला था कि इन्हें ज्यादा से ज्यादा कमरे से बाहर रखने की कोशिश करना और जितना हो सके इसे नेचर के करीब रखना, हरी भरी जगहों पर रखना, और अगर वहां पर ये अपना ज्यादा टाइम बिताती है तो इसके सुधरने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और इसी कारण उसके दादा दादी भी उसे ये बात कभी नहीं बोलते थे कि तुम बाहर क्यों जा रही हो, कहां पर जा रही हो, कितनी देर में आओगी। तो वो लोग यही बात बोलते थे कि कोई बात नहीं बेटा, तुम जाओ और एंजॉय करो। एलिसा ने अपनी दोस्त एमा से कहकर एलिजाबेथ को बुलवा लिया। एलिजाबेथ उस टाइम घर पर टीवी देख रही थी जब एमा उसके घर पर जाकर नॉक करती है और उसे जाकर कहती है कि इस तरह एलिसा तुम्हारे साथ खेलना चाहती है और वो बाहर कहीं घूमने के लिए बोल रही है। एलिजाबेथ की मोम उस टाइम खाना तैयार कर रही थी, तो उसने अपनी मोम से पूछा कि क्या मैं वहां खेलने के लिए जा सकती हूँ। तो उसकी मोम ने भी कहा कि चलो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम जाकर खेल आओ, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा तुम वहां पर मत रुकना, क्योंकि मैं यहाँ पर खाना बना रही हूँ और खाने के टाइम तक तुम यहाँ पर वापस आ जाना। एलिजाबेथ यही बात बोलकर वहां से चली गई, लेकिन शाम के 6 बज गए, 7 बज गए, लेकिन अभी तक एलिजाबेथ वापस नहीं आई। तो एलिजाबेथ की माँ ने एलिसा की माँ के पास कॉल किया और उनसे पूछने की कोशिश की कि क्या एलिजाबेथ आपके घर पर हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो यहाँ पर नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने एमा के घर फोन किया और उनसे पूछने की कोशिश की कि क्या एलिजाबेथ आपके यहाँ आई है, क्योंकि काफी देर हो चुकी है और अभी तक उसे वापस आ जाना चाहिए था। तो एमा की मदर ने भी यही बात कही कि वो यहाँ पर नहीं है और एमा तो घर पे ही है। एलिसा की दादी ने भी यही बोला था कि एलिसा घर पर ही है। तो एलिजाबेथ की माँ काफी ज्यादा घबराने लगी कि वो कहाँ पर रह गई और अभी तक तो उसे वापस आ जाना चाहिए था। उन्होंने तुरंत पुलिस के पास कॉल किया और सारा का सारा मामला बताया। तो पुलिस वहां पर आती है और एमा से पूछने की कोशिश करती है कि बेटा इस तरह तुम्हारे साथ जो तुम्हारी फ्रेंड एलिजाबेथ गई थी वो कहाँ पर है। एमा ने मना कर दिया कि मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं, एलिसा और एलिजाबेथ तीनों की तीनों जंगल में घूमने के लिए गए थे, लेकिन वहां पर एक कटीली झाड़ियों के ऊपर मैं गिर गई और उसके बाद मुझे काफी ज्यादा दर्द हुआ तो मैं रोने लगी। तो एलिसा और एलिजाबेथ ने मुझे यही बात बोली कि मुझे वापस घर पर चले जाना चाहिए और घर पर जाकर फर्स्ट एड वगैरह मेरी चोट पर लगा लेनी चाहिए। मैं वहां से आ गई थी और उसके बाद मुझे नहीं पता कि वो दोनों कहां पर गई। एलिसा अभी भी अपने घर पर थी। तो पुलिस एलिसा के पास आकर पूछती है कि इस तरह जो तुम्हारी दोस्त थी वो कहां पर है, क्योंकि तुम दोनों ही बाद में वहां पर खेल रही थी, तुम तो वापस घर पर आ गई, लेकिन अभी तक तुम्हारी फ्रेंड एलिजाबेथ घर पर नहीं पहुंची है। तो उसने कहा कि सर मुझे नहीं पता, हम लोग वापस खेल कर आ गए थे और उसके बाद वो अपने घर चली गई और मैं अपने घर। जैसे ही उनके पड़ोसियों को इस बात का पता चला कि इस तरह एलिजाबेथ गायब है, तो वहां पर मौजूद सभी के सभी लोग उसे ढूंढने में लग गए। वहीं पास में जो जंगल था, पुलिस वहां पर इन्वेस्टिगेशन के लिए गई और उनके साथ सैकड़ों लोग वहां के उनके पड़ोसी गए
ताकि वो लोग जल्द से जल्द एलिजाबेथ को ढूंढ सके। पुलिस जैसे ही उस जंगल में पहुंची और वहां पर जाकर थोड़ी छानबीन की तो उन्होंने पाया कि यहाँ पर काफी सारे खड्डे खुदे हुए हैं। तो ये किसने खोदे होंगे और आखिरकार इनके पीछे मकसद क्या है? तो एलिसा ने कहा कि हाँ सर, ये सभी खड्डे मैंने खोदे हैं और मैं खाली टाइम में ये सब करती हूँ, मुझे ये सब करना काफी ज्यादा पसंद है। पुलिस ने भी पूछा कि ये तुम्हारे काफी ज्यादा अजीब शौक हैं और उसके बारे में जब थोड़ा जानने की कोशिश की तो पुलिस को पता चला कि ये थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है और यही लड़की थी जो कि आखिरी टाइम में एलिजाबेथ के साथ थी। लेकिन फिर भी पुलिस को इस बात का बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि इस लड़की ने ही उसके साथ कुछ ऐसा किया होगा कि वो पूरी तरह से गायब हो गई। तो उन्होंने वहीं पर और छानबीन शुरू की, लेकिन वहां पर कोई भी ऐसा अता पता नहीं मिला कि आखिरकार एलिजाबेथ कहां पर गई होगी। तो पुलिस ने एलिसा से ही पूछताछ करनी शुरू की और वो लोग पूछताछ करने के लिए उसी के रूम में जा पहुंचते हैं। वहां पर उन्हें उसकी एक डायरी मिलती है और जब उसकी ये डायरी मिली तो सभी के होश उड़ गए, क्योंकि उस डायरी के अंदर वो सारी की सारी बातें लिखी हुई थी जिससे इस बात का पता चल सकता था कि एलिजाबेथ कहां पर है। सबसे पहला जो पेज पुलिस वालों ने पलटा तो उसमें पाया कि एलिसा ने लिख रखा है कि एक घर में आग लगेगी और उसके अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे मारे जाएंगे। ये चीज देखते ही उन्होंने एलिसा से पूछा कि ये क्या है और तुम किस घर की बात कर रही हो? एलिसा ने भी बिना झिझके अपने खुद के परिवार के बारे में कहा। उसने कहा कि मेरे दादा दादी का घर एक दिन जल जाएगा और उसके अंदर जितने भी लोग हैं सारे मारे जाएंगे। इस चीज को पढ़ते ही पुलिस वालों को शक होने लगा कि हो ना हो यार, इसका ये साइकोपन हो सकता है इसी ने उसकी जान ले ली हो। इसी तरह वो लोग एक दो पेज और पलटते हैं और उसमें उसने लिख रखा था कि आखिरकार अगर मैं किसी व्यक्ति की जान लूंगी तो आखिरी टाइम जब वो मरेगा तो वो कैसा फील करेगा, मैं ये सब चीज देखना चाहती हूँ। और क्या वो सब चीजें देखने में काफी ज्यादा लाजवाब होंगी और क्या मुझे उसे देखने में मजा आएगा या फिर मैं उन्हें मारूंगी तो उन्हें मरने में मजा आएगा। और जो सबसे आखिरी वाला पेज था उसके ऊपर लिख रखा था कि आज मैं अपनी एक दोस्त के साथ जंगल में घूमने के लिए गई, लेकिन जैसे ही मैंने उसे लकड़ी से हिट किया तो उसे काफी ज्यादा दर्द हुआ। इसके अलावा उसने कुछ भी नहीं लिख रखा था और पुलिस वाले इस चीज को देखते ही समझ गए कि ये हो ना हो एलिजाबेथ ही थी। उन्होंने फिर से उससे पूछने की कोशिश की कि ये लड़की कौन थी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया। लेकिन पुलिस वालों ने फिर भी उसके ऊपर थोड़ा दबाव बनाया और उससे पूछताछ करने की कोशिश की तो उसने सारा का सारा मामला खोलकर पुलिस वालों के सामने रख दिया। तो उसने बताया कि सर हाँ, मैंने ही उसे मारा है, उसके गले को काट दिया और मैंने ये सब चीजें फील करने की कोशिश की। आखिरकार एक मरने वाला व्यक्ति किस तरह का फील करता है और अगर मैं उसे मारती हूँ तो मुझे कैसा फील होगा। इन सभी बातों का जैसे ही एलिजाबेथ के घर वालों को पता चलता है तो वो लोग बड़े ही भयंकर तरीके से रोने लगते हैं। पुलिस ने फिर से एक बात पूछने की कोशिश की कि अब वो कहां पर है, तो उसने बताने की कोशिश की कि आप लोगों ने जो खड्डे देखे थे मैंने उन्हीं में उसे दबा दिया। उन खड्डों के पास जाकर वो लोग उसकी बॉडी को निकालते हैं और बाद में पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और जिस तरह का बर्ताव एलिसा ने उसकी बॉडी के साथ किया था वो बिल्कुल हूबहू वैसा ही था। जब पुलिस ने थोड़ी और पूछताछ उससे की तो उसने बताया कि सर, इसे मारने का मेरा कोई प्लान नहीं था। दरअसल मैं अपने दोनों भाइयों को मारना चाहती थी और उनसे ये चीज देखना चाहती थी कि आखिरकार एक मरने वाला फील किस तरह करता है, लेकिन उससे पहले मैं एक ट्रायल लेना चाहती थी। और इस टाइम जब हम लोग घूम रहे थे तो मेरे दिमाग में आया कि चलो इसी से पता कर लेते हैं। दरअसल आज से पहले भी मैं अपने दोनों भाइयों को एक तार के पास लेकर गई थी जिसके अंदर काफी ज्यादा करंट था और मैंने उन्हें ये बात कही थी कि क्या तुम लोग इस करंट वाली तार को पकड़ सकते हो, लेकिन उन लोगों ने उसे नहीं पकड़ा और उन्हीं के लिए मैंने वो 2 खड्डे खोद रखे थे जो आप लोगों ने वहां जंगल में देखे थे। वैसे इसके अलावा भी मैंने काफी सारे खड्डे खोदे हैं, लेकिन वो दोनों मेरे भाइयों के लिए थे। पुलिस को जैसे ही इस बात का पता चला तो उन्होंने उसे कोर्ट में पेश किया और सारे के सारे ये एविडेंस भी पेश किए कि आज से पहले भी इसने सुसाइड करने की कोशिश की है और इस तरह इसका इलाज भी चल रहा है, लेकिन अब ये ठीक हो गई थी। लेकिन पता नहीं फिर से इसने ये सारे के सारे कारनामे क्यों रच दिए। उसकी हरकतों को देखकर पुलिस ने पहले तो उसे उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन उसके घर वालों ने जब कोर्ट में जाकर दरख्वास्त की कि सर ये तो एक मेंटली कमजोर व्यक्ति है और जो कुछ इसने कर दिया उसके बारे में तो अब हम लोग क्या कहें, लेकिन प्लीज आप लोग इसके ऊपर थोड़ा रहम खाइए। तो उसकी सजा को कम करके 35 साल बिना किसी पैरोल के कर दी गई। वैसे दोस्तों, आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
बात अगर टीन एजर्स की जाए तो वो जैसे ही टीन एज से बाहर निकलते हैं तो वो तुरंत एक रिलेशनशिप में जाने की कोशिश करते हैं। वो लोग बड़े ही आसानी से रिलेशनशिप में चले भी जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सबका रिलेशन आखिर तक चले। काफी बार हम लोग देखते हैं कि काफी सारे लोगों का ब्रेकअप बीच में ही हो जाता है और यही कारण है कि उन्हें अलग होना पड़ता है। जहां काफी सारे ऐसे लोगों को देखा गया है कि जो कि ब्रेकअप होने के बाद एक दूसरे से बड़े ही आसानी से दूर भी हो जाते हैं। और वही बात अगर दूसरे टाइप के लोगों के बारे में की जाए तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि रिलेशनशिप से बाहर आने के बाद भी उससे पूरी तरह जुड़े रहते हैं और वो इस बात को नहीं भूल पाते कि इस तरह जो कोई हमारे साथ रहा करती थी, आज वो हमसे ब्रेकअप कर चुका है। जहां वो इस बात को सहन नहीं कर पाते और वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर बैठते हैं जो कि उसके लिए भी और उसके जो रिलेशनशिप में रहने वाला था उसके लिए भी खतरनाक साबित होते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं नवीन। जहां आज हम बात करेंगे एरियाज नाम की एक ऐसी लड़की के बारे में, या फिर हम बात करें एक सन की लड़की के बारे में जो कि अपने बॉयफ्रेंड को वापस पाने के लिए हर हद पार कर देती है। अलेक्जेंडर ट्रेविस का जन्म 28 जुलाई 1977 को रिवरसाइड कैलिफोर्निया में हुआ, जहां वो अपनी फैमिली में लगभग 8 से 9 बच्चे थे। जहां उसकी अगर माता पिता की बात की जाए तो उसका पिता भी इतनी ज्यादा उनकी केयर नहीं करता था और अब बची माँ तो वो तो पूरा का पूरा दिन ड्रग्स लेकर पूरी तरह से सुन पड़ी रहा करती थी। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि उसके बच्चों को भूख लगी है, प्यास लगी है या फिर उन्हें ओढ़ने पहनने की अब जरूरत है। यही कारण था कि अलेक्जेंडर ये सब देखकर वो कहता है कि इस तरह से तो मेरी जिंदगी में बिता ही नहीं सकता। तो वो अपना घर छोड़कर अपने दादा दादी के पास रहने के लिए चला जाता है, जहां पर उसकी दादी भी उसका वेलकम करती है कि कोई बात नहीं, अगर मेरा पोता मेरे साथ रहना चाहता है, क्योंकि इनके जो घर की कंडीशन है वो इसे पसंद नहीं आई तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इसे बड़े ही प्यार से पाल लूंगी। उसकी दादी एक मोर्मोन नाम के धर्म को भी अपनाए हुए थे, जिसे देखकर अलेक्जेंडर भी कहता है कि दादी अम्मा ये क्या है। तो उसने बताया कि ये बेटा अलग तरह का एक धर्म है और मैं इसे मानती हूँ। तो अलेक्जेंडर भी उत्सुकतावश कहता है कि मैं भी ऐसा कुछ करना चाहता हूँ। उसकी दादी उसे वो धर्म ज्वाइन करवा देती है और वो भी जाकर उसी तरह वहाँ पर उनके जो भी रीति रिवाज थे उनकी तरह से जाकर गॉड से प्रे करता है। और इसी तरह टाइम बीतने लगता है और टाइम आता है 2006 का। और अब हालात अगर अलेक्जेंडर के देखे जाएं तो वो काफी बड़ा हो चुका था। वो एक कंपनी में नौकरी भी लग चुका था, जहां उसे एक सेल्समैन के पद पर रखा गया था। जहां 2006 में ही उसकी कंपनी उसे लॉस वेगस भेजती है, क्योंकि वहां पर उनकी कंपनी की एक मीटिंग थी। अलेक्जेंडर भी बड़े ही खुश होकर कहता है कि हाँ सर, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। और वो तैयार होकर वहां पर चला भी जाता है, जहां पर वो अपनी मीटिंग को अटेंड करता है और वहां पर जाकर लेक्चर देता है। इसी मीटिंग के दौरान उसकी मुलाकात होती है एरियाज नाम की एक लड़की से। एरियाज भी अब 26 साल की थी और वो अलेक्जेंडर को जब पहली बार देखती है तो उनसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती हैं। और दूसरी तरफ अगर बात अलेक्जेंडर की जाए तो वो भी जब एरियाज को पहली बार देखता है उसे देखकर काफी ज्यादा पसंद करने लगता है। वो वहां पर बैठकर आपस में थोड़ी गपशप करते हैं, जिसमें अलेक्जेंडर देखता है कि एरियाज काफी ज्यादा चुलबुली टाइप की लड़की है, ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, जिसके चलते वो एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद तो कर ही रहे थे। तो उन लोगों ने अपना आपस में नंबर एक्सचेंज कर लिया। वो लोग आपस में नंबर एक्सचेंज करके अगले ही दिन वापस अपने अपने घर, अपने अपने शहर आ पहुंचते हैं। लेकिन अगर अभी भी बात की जाए तो वो दोनों आपस में मेल्स, मैसेजेस और इन सभी के साथ आपस में पूरी तरह से कनेक्ट थे। अलेक्जेंडर आकर अपने दोस्तों को बताता है कि यार मैं इस तरह वहां पर मीटिंग के लिए गया था, वहां पर एक मुझे काफी ज्यादा इंप्रेसिव लड़की मिली, वो मुझे काफी ज्यादा खास लगी और उसका बात करने का स्टाइल और एक दूसरे के साथ जो एक दूसरे के लिए लोग बात समझते हैं वो काफी ज्यादा लाजवाब था। और सच पूछो तो जो भी कोई इससे शादी करेगा वो अपनी लाइफ में पूरी जिंदगी खुश रहेगा। वो दोनों एक दूसरे से इसी तरह मैसेजेस करते रहते हैं और इसी तरह वो लगातार बातें करते करते एक टाइम ऐसा भी आता है जब अलेक्जेंडर एरियाज से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ, मैं बाहर घूमने के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम मुझे ज्वाइन करना पसंद करोगी। तो
तो उसने कहा कि हाँ मैं भी पिकनिक वगैरह और इसी तरह सैर सपाटे पर जाना चाहती थी, तो चलो चलते हैं। वो दोनों ही ट्रैवल के लिए मिलकर निकल पड़ते हैं और जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर खूब सारी मस्ती करते हैं। वो दोनों ही मिलकर काफी ज्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, जिसके चलते वो दोनों ही इस बात को कभी नहीं भूल पाते कि हमने इतना अच्छा टाइम वहाँ पर ट्रैवल करते हुए गुजारा था। वो अक्सर आपस में जब चैटिंग किया करते थे तो आपस में इस बारे में बात किया करते थे कि हाँ हमने वहाँ पर जाकर कितना सारा एंजॉय किया था और वो जगह तो बिल्कुल खास थी, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। और वो कहती है कि लड़की, मैं उस जगह को तो बिल्कुल भी नहीं भूल सकती जहाँ पर वो झरना था, वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट था। और इसी तरह लगातार चलते चलते इन दोनों का रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत होने लगता है। वो एक दूसरे के साथ जितना ज्यादा हो सके टाइम स्पेंड करने लगते हैं और यही कारण है कि हम लोग कह सकते हैं कि वो लोग धीरे धीरे रिलेशन में आने लगे थे। लेकिन धीरे धीरे करके सभी चीजें बदलने लगी, क्योंकि अब बात अगर एरियाज की जाए तो वो अलेक्जेंडर का कुछ ज्यादा ही ध्यान रखने लगी। जब भी अलेक्जेंडर अपने दोस्तों के साथ बैठा होता तो वो उनके पास आकर बैठ जाती। वो इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इसके दोस्त बैठे हैं और ये किस तरह की बातें कर रहे हैं, मीटिंग की बातें चल रही हैं, पर्सनल बातें चल रही हैं या फिर कुछ और। वो इन सब चीजों को बिल्कुल भी नहीं देखती थी। वो वहां पर किसी भी टाइम अलेक्जेंडर के पास जाकर बैठ जाती और अलेक्जेंडर भी इस बात को बोलता कि यार इस टाइम मैं काम कर रहा हूँ या फिर मेरे दोस्त आए हुए हैं तो प्लीज यहाँ से चली जाओ। तो ये बात भी उसे अक्सर बोलनी पड़ती थी, लेकिन फिर भी एरियाज इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और वो ज्यादा से ज्यादा टाइम उसी के साथ बिताने की कोशिश करती। वो मानो किसी के पास भी उसे अकेला छोड़ना ही नहीं चाहती। इसी तरह उसकी ऐसी हरकतें लगातार बढ़ती जा रही थी और एक दिन ऐसा भी आया जब अलेक्जेंडर अपने दोस्तों के साथ बैठकर अपने कमरे में गपशप मार रहा था तो उन्होंने पाया कि एरियाज उसके डोर के पास खड़ी होकर कान लगाकर उनकी बातें सुन रही है। ये बात देखकर उसके दोस्तों को भी काफी ज्यादा अजीब लगा कि यार सच में ही ये तुम्हारी केयर कर रही है या फिर तुम्हें पूरी तरह से अपने कब्जे में लेना चाहती है। अलेक्जेंडर भी इस बात को समझ नहीं पाता है और वो एरियाज को समझाने की कोशिश करता है कि यार ये तुम्हारी गलत बात है, ये सब मेरे दोस्त हैं और बचपन से मेरे साथ हैं, कोई कितने साल पुराना है, कोई कितने साल पुराना है, मैं इनके साथ भी अगर अपना पर्सनल टाइम ना बिता सकूं तो ये क्या बात हुई। और दूसरी तरफ एरियाज पूरी तरह से इस बात को इग्नोर कर देती है। वो अभी भी अपनी जासूसी उसके ऊपर अक्सर किया करती थी और यही कारण था कि जब भी उसे अलेक्जेंडर का लैपटॉप मिलता तो वो उसके पास आए सारे के सारे ईमेल्स अपने पास फॉरवर्ड कर लेती ताकि वो चेक कर सके कि ये कहीं किसी और के साथ रिलेशन में तो नहीं है। और यही कारण था कि लगातार उसकी ऐसी हरकतों के कारण अलेक्जेंडर का भी दम घुटने लगा था। वो कहने लगा कि यार ये तुम्हारा कोई अच्छा काम नहीं है, मैं तुम्हारे साथ और ज़्यादा टाइम नहीं बिता सकता, क्योंकि एक तो तुम इतनी बुरी तरह से मेरे ऊपर शक करती हो और अगर तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं है, मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, तो इस रिलेशन का क्या मतलब हुआ, मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए उसके धर्म के बारे में जो कि उसकी दादी के होते हुए उसने अपनाया था, वो अभी भी उसे मानता था, क्योंकि वो इस बात के लिए उस धर्म को मानना शुरू नहीं करता है कि वो अपनी दादी के पास रहता है और अगर वो जिस तरह का बिहेवियर करती हैं वैसा उसने नहीं किया तो वो उसे घर से निकाल देंगी, जबकि उसने वो धर्म सच में अपने दिल से अपनाया था और वो अभी भी उस धर्म को अपनाता था। और यही कारण था कि जब एरियाज को इस बात का पता चलता है कि इस तरह अलेक्जेंडर ने ये धर्म अपना रखा है तो उसने भी ये धर्म अपना लिया। और बात अगर उस धर्म के अनुसार की जाए तो उसके अनुसार यही था कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी लड़की के साथ या फिर लड़के के साथ अपनी शादी से पहले ही कोई फिजिकल रिलेशन बना लेता है तो वो उसके साथ शादी करने लायक नहीं रहती या फिर रहता। यही कारण था कि एक तो वो उसके ऊपर काफी ज्यादा शक किया करती थी और दूसरा वो लोग पहले ही फिजिकल रिलेशन में आ चुके थे, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि उनके बीच अब दरारें बढ़ने लगी थी। लेकिन अभी भी एरियाज उसके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहती थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात अलेक्जेंडर की जाए तो वो इस बात से लेकर काफी ज्यादा गिल्टी था कि उसने शादी से पहले ही इसके साथ इस तरह फिजिकल रिलेशन बनाया। और दूसरी तरफ अगर बात उसके एरियाज के नेचर की जाए तो वो भी काफी ज्यादा सख्त होता जा रहा था। वो लगातार उसके ऊपर नजर रख रही थी और यही कारण था कि उसका इस रिलेशन
रिलेशनशिप में दम घुटने लगा था। और एक दिन ऐसा भी आया जब अलेक्जेंडर ने उसे खुलकर कह दिया कि अब मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकता। इस बात को जानकर एरियाज काफी ज्यादा दुखी होती है और वो कहती है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो उसने बताया कि इस तरह या तो हमें फिजिकल रिलेशन में नहीं आना था, और दूसरी तरफ अगर बात तुम्हारे नेचर की जाए तो वो भी काफी ज्यादा रूड रहने लगा है, और यही कारण है कि अब मैं इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहता हूँ। उनका रिलेशनशिप लगभग 2007 के बीच में शुरू हुआ था और 2008 आते आते वो पूरी तरह से लगभग टूटने की कगार पर पहुंच चुका था। ये बात कहने के बाद लगभग अलेक्जेंडर ने उसे पूरी तरह से ब्लॉक ही कर दिया था। लेकिन अगर बात दूसरी तरफ एरियाज की जाए तो वो इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार ही नहीं थी कि ये बंदा कुछ ऐसा भी कर सकता है। उसे खुद के ऊपर और अलेक्जेंडर के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था कि यार हम लोग इतने मिलने जुलने वाले बंदे जो एक दूसरे को इतना ज़्यादा पसंद करते थे, एक टाइम आज कुछ ऐसा भी आ गया है कि ये मुझे ये बोल रहा है कि हम लोग आगे रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। एरियाज इस बात को सहन नहीं कर पाती है, जिसके चलते उसने अपना शहर छोड़कर अलेक्जेंडर के ही शहर में शिफ्ट होने की तैयारी शुरू कर दी, और अलेक्जेंडर के घर से कुछ ही दूरी पर उसने एक घर भी खरीद लिया। जब वो वहां पर शिफ्ट हो जाती है तो वो अक्सर अलेक्जेंडर से मिलने के लिए आया करती थी। वो उसे पूरी तरह से परेशान करने में कोई कमी नहीं छोड़ रही थी। वो अलेक्जेंडर को कभी तो मैसेज करती, कभी उससे मिलने के लिए आती, और अक्सर जब उसका घर का दरवाजा बंद होता तो वो उसके घर में मौजूद गैराज से उसके घर के अंदर जाकर घुस जाती, और इसी तरह लगातार वो उससे कांटेक्ट बनाने की कोशिश करती रही। और इसी तरह जब वो बार बार ट्राई करती है तो अलेक्जेंडर बोलता है कि ये बात ठीक है कि हम लोग एक फ्रेंड की तरह रह सकते हैं, लेकिन इस बात को बिल्कुल भी मत मानना कि हम लोग किसी तरह के किसी भी रिलेशनशिप में दोबारा से आएंगे। जिसके बाद एरियाज कहती है कि चलो फ्रेंड तो बनो, उसके बाद तो हम लोग रिलेशनशिप में अपने आप आ जाएंगे। वो लोग फिर से आपस में अक्सर मिलने लगते हैं और ज्यादातर अलेक्जेंडर उसे इग्नोर ही करने की कोशिश करता है। इसी तरह सब कुछ बड़े ही आराम से नॉर्मली चल रहा था। जिसके बाद एक दिन ऐसा भी आया जब अलेक्जेंडर ने एरियाज से पूछा कि क्या तुम मेरे साथ एक बिजनेस ट्रिप पर जाना पसंद करोगी। एरियाज भी इस बात को सुनकर काफी ज्यादा खुश होती है कि फाइनली एक ऐसा टाइम आ गया जब हम पिछली बार ट्रिप पर गए थे तो वहां पर जाकर हम लोगों ने काफी ज्यादा एंजॉय किया था, और उस एंजॉय के टाइम में हम लोग आपस में एक दूसरे के काफी ज्यादा नजदीक भी आ गए थे। तो हो सकता है यहाँ पर भी बात बन जाए, जिसके चलते वो उस ट्रिप के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड रहने लगती है और पूरी तरह से अपनी तैयारी शुरू कर देती है। लेकिन वही बात अगर अलेक्जेंडर की जाए तो जिस दिन उसे ट्रिप पर जाना था एरियाज के साथ, उसने उसी दिन किसी और लेडी से पूछा कि क्या तुम मेरे साथ ट्रिप पर जाना चाहोगी। इस बात का पता लगते ही एरियाज को काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि वो मुझे छोड़कर किसी और के साथ जाने वाला है। जिसके बाद उसे गुस्सा तो काफी सारा आता है पर वो कुछ कर नहीं पाती। वो वहां पर अपने घर पर अब अकेली थी तो उसका मन नहीं लग रहा था, तो उसने भी सोचा कि वो तो गया, क्यों न मैं भी अपने दादा दादी के घर पर चली जाऊं। वो अपने दादा दादी के यहाँ आ जाती है और वहाँ पर लगभग 3 से 4 दिन बिताती है, और इसी बीच उनके घर पर एक चोरी हो गई। उसकी चोरी में लगभग उनका कुछ ज्वेलरी, कुछ पैसे और एक पिस्टल शामिल थी, जहां बाद में इस चोरी का पता किसी को नहीं चल पाया कि आखिरकार ये चोरी कैसे हुई और वो चोर कौन था। ये सब अभी चल ही रहा था कि एरियाज कहती है कि मैं बाहर कहीं घूमने जाना चाहती हूँ। उसके दादा दादी कहते हैं कि अगर तुम घूमना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। वो वहां से निकलती है और शहर के बाहर आकर एक जगह से एक गाड़ी रेंट पर लेती है। वो गाड़ी वाले को बोलती है कि मैं आपकी गाड़ी आपको लगभग 2 या 3 दिन में लौटा दूंगी। वो अपनी कार लेकर कैलिफोर्निया की तरफ निकल पड़ती है। वहां पर जाकर वो अपने कुछ दोस्तों से मिलती है और उनसे मिलने के बाद सॉल्ट लेक यूका की तरफ निकल पड़ती है, जहां 3 जून को वो सॉल्ट लेक पहुंच भी जाती है और अपने उस दोस्त से मिलते भी है। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो उसका दोस्त नहीं था, जबकि उसका उसके साथ अफेयर चल रहा था। अब दिन आता है 4 जून का, जब अलेक्जेंडर को अपनी ट्रिप के लिए वहां बाहर टूर के लिए जाना था। लेकिन बात की जाए उसके जाने की तो वो उस मीटिंग को मिस कर देता है और इसका कारण कोई भी नहीं जानता। और जब उसके कंपनी वाले उसको फोन करते हैं तो उनका वो फोन भी नहीं उठाता। कंपनी वाले इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन खास बात ये थी कि उन लोगों ने इस बात पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया।
लेकिन 3 जून की शाम को अलेक्जेंडर और एरियाज के बीच में काफी देर तक फोन पर बातें हुई थी। लगभग ये बातें 30 से 40 मिनट तक चली थी और उसके बाद एरियाज अपने साल्ट लेक वाले दोस्त के पास चली गई और अलेक्जेंडर को तो 4 तारीख को अपनी मीटिंग के लिए जाना ही था, लेकिन उसने अगले दिन अपनी मीटिंग मिस कर दी और उसका कोई अता पता ही नहीं था। वो शायद कहीं बाहर चला गया होगा, कुछ ऐसे एरिया में जहां पर उसका नेटवर्क काम नहीं कर रहा होगा। ये बात उनके कंपनी वालों ने सोची। लेकिन अब बात आती है 9 जून की। ये वो दिन था जब उसके दोस्त कुछ ज्यादा ही परेशान होने लगते हैं, क्योंकि अभी तक पिछले 4 से 5 दिनों में उसने अपने किसी भी दोस्त का फोन नहीं उठाया और ना ही उनके किसी मैसेज का रिप्लाई किया। वो लोग काफी ज्यादा डिस्टर्ब होने लगते हैं कि आखिरकार वो रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है। उन्हें इस बात का भी डर था, अब तो एरियाज भी उसके घर के आसपास ही रहती है, कहीं उसने उसके ऊपर अटैक ना कर दिया हो या फिर उसको किसी तरह का नुकसान ना पहुंचा दिया हो, जिसके चलते वो उससे मिलने के लिए उसके घर पर आते हैं। और जैसे ही वो लोग उसके घर पर आते हैं, उसका दरवाजा खोलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसका दरवाजा अंदर से लॉक नहीं है और वो लोग सीधा ही उसके घर में घुस जाते हैं और उसके घर का जो आंगन था वो पूरी तरह से सन्नाटे से भरा खड़ा था। और जैसे ही वो लोग उसके रूम में जाते हैं तो उन्हें वहां पर काफी सारे खून के छींटे मिलते हैं। वो लोग ये सब देखकर काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं कि यार हमारा दोस्त ठीक ठाक हो, उसे किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचा हो। ऐसे ही देखते देखते जब वो कमरे के और अंदर जाते हैं तो वहां पर उन्हें कुछ नहीं मिलता और इसके बाद वो पूरे घर की तलाशी लेना शुरू करते हैं और उससे चिल्ला चिल्ला कर बीच बीच में पूछते भी हैं कि अलेक्जेंडर तुम कहाँ पर हो। इसी तरह जब वो छानबीन कर रहे थे, अपने दोस्त को ढूंढ रहे थे, तो उनमें से एक लड़का उसके बाथरूम में जाता है और वहां का जो मंजर था उसे देखकर उसकी रूह कांप गई, क्योंकि वहां पर अलेक्जेंडर की लाश पड़ी हुई थी। वो लोग ये सब देखकर काफी ज्यादा घबरा गए और उन्होंने बाहर आकर सबसे पहले 911 पर कॉल किया और उन्होंने बताया कि सर इस तरह हम लोग अपने दोस्त के घर पर यहाँ आए हुए थे और यहाँ पर उसके घर पर बड़े ही बुरे तरीके से खून पड़ा हुआ है और हमारा दोस्त भी जमीन पर पड़ा है। तो पुलिस ने रिप्लाई में पूछा कि क्या ये हादसा अभी हुआ है और क्या तुम्हारा दोस्त जिंदा है। तो उन्होंने कहा कि सर हमें नहीं लगता कि ये हादसा आज ही हुआ है और बात अगर हमारे दोस्त की जाए तो वो मर चुका है। जिसके बाद बिना देरी किए पुलिस भी वहां पर आ पहुंचती है और पुलिस जैसे ही उसके घर के अंदर घुसती है तो उन्हें सामने एक वॉश बेसिन दिखाई पड़ता है जिसके ऊपर पूरी तरह से खून फैला हुआ था। और पुलिस थोड़ा और आगे बढ़ती है तो वहां पर अलेक्जेंडर की बॉडी शावर के नीचे बड़े ही बुरे तरीके से खून से लटपट पड़ी हुई थी। खून काफी बुरे तरीके से सूख चुका था, जिससे साफ साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि इसकी मौत आज या कल में नहीं हुई, जबकि इसको मरे हुए लगभग 4 से 5 दिन बीत चुके हैं। तभी पुलिस ने एम्बुलेंस को कॉल किया और उसकी डेड बॉडी को हॉस्पिटल पहुंचाया ताकि पोस्टमार्टम से कुछ अता पता लगाया जा सके कि इसको किस तरह मारा गया है और शायद इसको मारने वाले का भी अता पता लगाया जा सके। दूसरी तरफ पुलिस भी अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है, जिसके तौर पर वो वहां पर मौजूद उस एरिया की छानबीन करने लगती है, जहां पर सबसे पहले उन्हें वॉशिंग मशीन में अलेक्जेंडर के कपड़े मिलते हैं जो कि खून से लथपथ थे। वो उन्हें उठाकर जमा कर लेती है, जिसके बाद छानबीन आगे शुरू करते हैं तो उन्हें वहां पर एक कैमरा भी मिलता है जिसके साथ छेड़छाड़ करके उसकी जो मेमोरी थी उसको डिलीट करने की कोशिश की गई थी। इसके अलावा उन्हें वहां पर एक लड़की के बाल भी मिलते हैं और जब उसके अलेक्जेंडर के कमरे में जाकर उसके कमरे की तलाशी ली गई तो वहां पर उन्हें खून से भरे हुए हाथ एक दीवार पर चिपके हुए मिले। वो लोग उस हाथ को वहां से स्कैन करते हैं और जो भी उनका वो उस हाथ के एविडेंस को उतारने का तरीका था उसे अपनाकर उसे अपने कब्जे में ले लेते हैं। इसके अलावा वो उनके दोस्तों से भी पूछते हैं कि क्या आपको किसी व्यक्ति पर शक है, तो उसके दोस्त भी बताते हैं कि हाँ जनाब, इसका रिलेशन काफी दिनों से एक एरियाज नाम की लड़की से चल रहा था, लेकिन अब ये उस रिलेशन से बाहर आना चाहता था, लेकिन वो लड़की इसके लिए तैयार ही नहीं थी, जिसके तौर पर हमें उसके ऊपर पूरा शक है। जब अलेक्जेंडर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उन्हें पता चलता है कि इसके ऊपर लगभग 28 बार बड़े ही बुरे तरीके से हमला किया गया था, जिस चीज के उसके शरीर के ऊपर निशान भी मौजूद थे। उसके हाथ भी बड़े ही बुरे तरीके से कटे हुए थे, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिसने भी इसके ऊपर हमला किया था उससे बचने के लिए इसने अपने हाथों को आगे अड़ाया होगा और यही कारण था कि उसके हाथ भी इतने बुरे तरीके से जख्मी हालत में पहुंच गए। उसका पूरा शरीर चाकुओं के निशान से भरा खड़ा था।
उसका जो गला था उसको एक कान से लेकर दूसरे कान तक बड़े ही बुरे तरीके से काटा गया था। और हम लोग कह सकते हैं कि अगर थोड़ा और कस के उसे काट दिया जाता तो हो सकता है उसकी गर्दन भी अलग हो जाती। इसके अलावा उसकी जो कमर थी उसके ऊपर भी लगातार न जाने कितनी बार चाकुओं से बड़े ही बुरे तरीके से हमला किया गया था। इन सब चीजों के अलावा उसके बिल्कुल माथे के सेंटर में एक गोली भी चलाई गई थी, जिससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि मारने वाले ने बिल्कुल उसे इतने बुरे तरीके से तो इसलिए मारा था कि वो कोई भी चांस नहीं लेना चाहता था कि ये किसी भी तरह से वापस बच निकले। जब उसके दोस्तों ने बताया कि एरियाज नाम की इस तरह की ये लड़की इससे अपना बदला लेने वाली हो सकती है, तो पुलिस ने बिना देरी के उसे अपने पास इन्वेस्टिगेशन के तौर पर बुला लिया। और जिसके बाद पुलिस ने एरियाज को अपने पास बुलाया और उससे पूछताछ करनी शुरू कर दी कि क्या तुमने ही अलेक्जेंडर को मारा है। तो एरियाज ने मना किया कि जनाब वो मेरा बॉयफ्रेंड था, वो भले ही मुझे अपनी गर्लफ्रेंड ना मानता हो, लेकिन मेरी तरफ से तो हम लोग रिलेशनशिप में ही थे और कोई भी लड़की अपने जो बॉयफ्रेंड है उसको इतने बुरे तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं मार सकती। और ये बात कोर्ट में भी पहुंचती है तो वहां पर भी एरियाज अपना जाकर सफाई के तौर पर यही बात कहती है। लेकिन जैसे ही इस बात का ट्रायल शुरू होता है तो उसे दोबारा से पेशी पर बुलाया जाता है, क्योंकि अब तक जो कैमरा वहां से मिला था उसकी फोटो रिकवर कर ली गई थी। वैसे तो किलर ने उसे डिलीट कर दिया था, लेकिन पुलिस ने उसे रिकवर कर लिया, जिसके तौर पर और उसके अंदर जो फोटोज मिले थे उसके तौर पर वो लोग साफ साफ बोल सकते थे कि इसका खून एरियाज ने ही किया है, क्योंकि उसके अंदर काफी सारे फोटोज मौजूद थे जिसमें एरियाज अलेक्जेंडर के साथ काफी सारे फोटोज में एक साथ थी। और उनमें से एक फोटो ऐसा भी मौजूद था जहां पर सबसे पहले तो वो बड़े ही सिंपल पोज में एक दूसरे के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, लेकिन उससे अगले ही फोटो में वो अलेक्जेंडर बड़े ही बुरे तरीके से मरा पड़ा था। और इस बारे में जब एरियाज से पूछा गया तो उसने कहा कि जनाब वहां पर 2 लोग आ गए थे और वो लोग हमारे ऊपर हमला करने लगे। मैं वहां से बच निकली, लेकिन अलेक्जेंडर उनके हाथ लग जाता है जिसके कारण वो मारा गया होगा। इसी तरह वो लगातार हर बार अपने बयान बदल देती है और जब उसे बुलाया जाता है और उससे फिर से पूछताछ की जाती है तो वो इसी तरह लगातार हर बार आकर वो अपने बयान चेंज कर देती है। वो पूछते हैं कि जब तुम वहां से भाग गई थी तो तुम्हारे हाथों के निशान वहां दीवार पर कैसे मिले। तो उसने बताया कि जनाब मैं वहां से उसी टाइम नहीं भाग गई थी, मैं थोड़ा लेट भागी थी। दरअसल वो लोग उसके ऊपर हमला कर रहे थे और मैं अपने डर के मारे अपने दोनों हाथ आगे कर लेती हूँ और जैसे ही मैंने अपने हाथ आगे किए तो उसका खून मेरे हाथों पर लग गया और मैं भागते भागते जब गिरने लगी तो मेरा ये हाथ वहां दीवार पर लग गया। इसी तरह उसने कोर्ट से बचने की लाख कोशिशें की, लेकिन आखिरकार उसका जुल्म साबित हो ही जाता है, क्योंकि जो गन एरियाज के दादा दादी के घर से गायब हुई थी उसका एक खोल और उसी की बुलेट अलेक्जेंडर की डेड बॉडी के पास से मिलते हैं। तो पुलिस ने भी यही पूछा कि ये बताओ कि अगर तुमने इसे नहीं मारा है तो ये जो गन चोरी हुई थी उसका खोल और ये बुलेट वहां पर कैसे आई। जिसके बाद एरियाज पूरी तरह से फंस चुकी थी और उसके पास बचने के लिए कोई भी रास्ता नहीं बचा था। तो आखिरी में उसने अपना गुनाह कबूल किया और कोर्ट ने उसे फांसी देने का फैसला सुनाया, लेकिन बाद में कोर्ट ने अपना फैसला बदल लिया और उसे फांसी से चेंज करके उसे उम्र कैद में तब्दील कर दिया। वैसे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।